बेसिकली जो इसके अंदर जो एमसीक्यूज के रेफरेंस से जो आप अभी बता रही है ना, अभी मुझे किसी ने एक मैसेज किया था कि कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें अंदर कल के आईएमएम का रिकॉल हो रहा है, तो फिर जी मतलब मैं उस ग्रुप में हूँ। ये ये मैं उनकी चीजें देख रही थी। फॉर अच्छा। एग्जांपल एक लग्जरी परफ्यूजन का डॉक्टर जिशान सवाल था कि हम्म लग्जरी परफ्यूजन क्या है। तो हम्म अकॉर्डिंग टू जो है वो जो ब्रांड की बुक है उसमें हम्म लग्जरी परफ्यूजन का यही है कि इट इज फ्लो ऑफ ब्लड इन ब्रेन में जो है टू द नॉन स्किमिक एरियाज। रीपरफ्यूजन है बेसिकली लग्जरी परफ्यूजन। नहीं, लग्जरी तो परफ्यूजन ये नहीं होती। लग्जरी अच्छा। परफ्यूजन ये होती है कि अगर एक कोई भी चीज अगर डिमांड को कम कर रही है और परफ्यूम को इम्प्रूव कर रही है, ठीक है, डिमांड को कम ओके। कर रही है और परफ्यूम को इम्प्रूव कर रही है, तो वो एक तरफ से दोनों तरफ से काम कर रही है कि परफ्यूम भी बढ़ा रही है और डिमांड को भी कम कर रही है। दैट इज लग्जरी परफ्यूम। ठीक है। अच्छा तो उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए थे विजो पैरालिसिस है। सेकंड उन्होंने दिया हुआ था फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द मतलब वेल जिसे कहते हैं क्या कहते हैं परफ्यूज्ड एरियाज टू द नॉन स्कीमिक एरियाज। हम्म एंड उसके अलावा उन्होंने दिया हुआ था कि फ्रॉम उस उल्टा भी फ्रॉम नॉन स्कीमिक टू द वेल परफ्यूज्ड एरियाज। इस तरह के ऑप्शंस थे। कोई ना कोई होगा, क्योंकि ये फ्रॉम वेल परफ्यूज टू नॉन परफ्यूज तो ऑप्शन जो है ये दैट इज रॉबिन हुड फिनोमेना। ठीक है। और जो दूसरा है वो भी ऑप्शन डिफरेंट है, तो आप कॉन्सेप्ट आप समझ रही है ना बात। देखें, रॉबिन हुड फिनोमेना भी उन्होंने दिया था। रॉबिन हुड लग्जरी फिनोमेना परफ्यूजन ये का जो एक नहीं। एक एक ऑप्शन जो है ना वो रॉबिन हुड फिनोमेना भी इनको भी मैं बता रही हूँ उन्होंने एक ऑप्शन ये भी दिया। अच्छा, चलिए एनीवेज अब हम शुरू करते हैं। असल में टोक्स के रेफरेंस से जो है बात करना चाह रहे थे। तो देखें, टोक्स का मैं आपको अगर कोई मेरे से पूछे ना कि टोक्स क्या है, तो टोक्स ये है कि एक रेजिडेंट जो है ना वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है या प्री एनेस्थीसिया क्लिनिक में मौजूद है, या ये आपको कोई भी ऐसा टास्क दिया जाता है पेशेंट को प्रिपरेशन से लेके कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया से लेके पोस्ट ऑप तक, आपको जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है इन वट एवर वे, मे बी इन इवेल्युएशन, maybe in management, maybe in picking any finding in any investigation, maybe communicating with the patient attendants, ठीक है, maybe communicating with the patient pre-operatively, maybe communicating or handling any immediate complication in post-operative period, in the form of counseling, in the form of like, तो ये अगर आप रियल सेंस में पूछें तो दैट इज टॉस्की। टोक्स कह लें या ऑस्की कह लें, टास्क असेसमेंट वाया क्लिनिकल असिस्ट। ठीक है। तो बेसिकली एक तो बात ये हो गई। तो अब इसके अंदर अगर आप जहन में रखें तो इसके अंदर कुछ पोर्शंस होंगे जो मॉनिटरिंग से रिलेटेड होगा, कुछ पोर्शंस होगा जो इमीडिएट, जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स जिसको कहते हैं, या इमीडिएट जो आपको चैलेंजेस करने फेस करने पड़ सकते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे सडन हाइपोक्सिया हो गया, सडन जो है वो कोई ऐसा क्रिटिकल इंसिडेंस हो गया। एक आप यू आर ऑन योर ड्यूटी, तो समवन इज आस्किंग यू कि मैं ये भी पेशेंट हमने करना है, तो आपने कैसे उसको पिक करना है। फिर उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, अब आपको कहा जा रहा है कि आप उसकी जो है वो काउंसलिंग करें या उसको पोस्ट ऑपरेटिवली आप हैंडल करें। तो ये सारा जो पोर्शन है दैट इज ब्रॉडली जो है ना आपकी, तो यही पूछा जाता है ऑस्की में। ठीक है। तो इसको अगर आप डिवाइड करते जाएं तो कुछ इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बातें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया काउंसलिंग से रिलेटेड होगी, इक्विपमेंट से रिलेटेड होगी, क्रिटिकल इंसिडेंट से रिलेटेड होगी। फिर उसके बाद जहाँ पे आपको कॉपी पेन या कैलकुलेटर लेके कोई चीज कैलकुलेट करनी है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑस्की। ठीक है। तो इसको ही अगर आप एक्सपैंड करते जाएं तो आपको खुद समझ आता जाएगा कि आपने ऑस्की को कैसे टारगेट करना है। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पे इसी रेफरेंस से अगर हम सबसे पहले काउंसलिंग की बात करें, ठीक है, तो मैं थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर रहा हूँ। काउंसलिंग के बारे में बात करें तो देखिए, काउंसलिंग का मकसद ये होता है कि काउंसलिंग में आपने कोई सी एक चीज, यानी कि आपने किसी से स्टाम्प पेपर पे किसी चीज को यस नो करवा के आपने उससे स्टैंप नहीं लगवानी कि नहीं भाई तुमको ये बात माननी है। दैट इज नॉट काउंसलिंग। ठीक है। आपने उसको दोनों चीजों के प्रोज एंड कॉन्स, अगर आप किसी चीज में से चूज करवा रहे हैं तो उसमें भी आपने उसको उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस बता देने हैं, एंड दैट लेट दैट पर्सन डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू चूज। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज ये कि अगर कोई क्रिटिकल इंसिडेंट्स की काउंसलिंग है तो उसके अंदर आपने उसके अंदर जो है वो आपने उस इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की करनी है, और आपने ये बताना है कि आपने क्या किया है,
और आपने ये बताना है कि अब उसका फर्दर कोर्स क्या होगा। उसके अंदर जो बेसिक जो टॉक्स के अंदर जहन में रखें बात, कि आपने कोई नॉन टेक्निकल, सॉरी, आपने टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करने। आपने ये नहीं है कि आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहे हैं या आप ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं और पेशेंट को नहीं समझ आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरे, आपने एग्रेसिव नहीं होना। आपने किसी भी तरीके से, क्योंकि वहां पर एग्जाम के अंदर मॉक वहां पे होते हैं लोग, वो जो कि जिनको ये सिखाया गया होता है कि आपने उनकी बात नहीं माननी। तो एट ये जो टॉक्स का स्टेशन जब आता है, सॉरी, ये ऑस्की का जो ये काउंसलिंग का जो स्टेशन आता है, उसमें आपसे इतने आपको सिर्फ यही टास्क मिलता है कि आपने उसमें जो आपके बिहाफ पे जो चीजें हैं वो आपने उनको एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम करेंगे इंट्रा ऑपरेटिवली, नुसरत आपने बताना है कि इंट्रा ऑपरेटिवली एक पेशेंट का दांत टूट गया, टंग, सॉरी, जो है ना उसका टूथ आपने ब्रेक कर दिया है ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, ड्यूरिंग एयरवे मैनिपुलेशन। ठीक है। तो वो पोस्ट ऑपरेटिवली वो है 18 साल का यंग लड़का है। ठीक है। उसके साथ उसकी वालदा बैठी हुई है। उसका ऑपरेशन जो है ना वो टॉन्सिलेक्टमी का था। ठीक है। और अब जो है ना आपने उसको क्या किया कि उसको जो है आपने आपने ही एनेस्थीसिया दिया था इसको, और नाउ यू हैव टू काउंसल व्हाट हैपेंड, व्हाट विल यू डू। आप अब आपने सिर्फ रियल टाइम ये इस तरह करना है कि आप जैसे पेशेंट से बात कर रहे हैं। ठीक है। सर पेशेंट कौन होगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन तो कोई करेगा। मैं पेशेंट हूँ। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुसरत है। और जो है तो मुझे जो सर ये पेशेंट की वालदा से मैं खातिब हूँ ना। आप वालदा को छोड़ दें, आप पेशेंट से मुखातिब हैं। अच्छा, पेशेंट से। जी आपने शिकायत की है। सबसे पहले तो दांत टूटने की, तो सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन मैं आपको समझाना भी चाह रही हूँ कि जब आपको ऑपरेशन था तो हमें उस ऑपरेशन के लिए बड़ी बेहोशी देनी होती है। तो किसी वक्त ऐसा होता है कि मुंह खुलने में दुश्वारी होती है सांस की ट्यूब डालने के लिए। मेरे तो तो जी मुंह खोलने में चूंकि मेरे तो मुंह खोलने में कोई मसला नहीं है। देखिए जी, मैंने पूरा मुंह खोल लिया, मेरा तो कोई मसला नहीं। बेहोशी के दौरान बाज़ दवाइयों आपने के जी सही असरात कहा, से मुझे बेहोशी नहीं दिया, मेरा तो दांत टूट गया। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मसला है। नहीं, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बाज़ औक़ात जो है कुछ दवाइयों के असरात से भी जो है तो मुंह खुलना थोड़ा सा कम हो जाता है। और चूंकि जान बचाने के लिए सांस की नाली में वो ट्यूब डालनी बहुत जरूरी होती है, जी, तो आपकी दांत से आपने ऐसी क्यों दवाई दी कि जिससे मेरा मुंह ना खुले? ये तो देखें, आपने मेरे साथ ज्यादती कर दी है। नहीं जी, दवाई असल में हमने आपको उसी नहीं दी। बाज़ दवाइयों के असरात जैसे 1 लाख में किसी एक मरीज पे, 15,000 में किसी एक मरीज पर इस तरह का असर होता है जिसका हमें पता नहीं चलता कि वो कौन है। तो इसमें बस आपके ऊपर ये असर हुआ जिसकी वजह से हमें जो है तो आपकी जान बचानी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती, ज़रूरी होती है। तो उस वक्त जो है तो ये आपका दांत जो है तो वो टूटा है। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह ताला इसका अजाला करेंगे। और मैं आपको उस डिपार्टमेंट में मैंने बात कर ली है, इंशाल्लाह मैं वहाँ भेजूंगी आपको, आपका दांत जो है आपको वो दोबारा लगा देंगे। लेकिन हाँ सर, आगे नहीं, लेकिन आपने मेरे साथ सवाल। बहुत ज्यादती की है। मुझे आपने पहले बताना चाहिए था। मैंने तो ऑपरेशन ही नहीं कराना था। मैं ऑपरेशन कराने आया था या मैं दांत तोड़वाने के लिए आया था? आपने नहीं मुझे देखें, आपको हमारा आपने हमारा आपने जब मुझे बेहोशी से पहले देखा था, आपने तो मुझे कुछ नहीं बताई थी इस तरह की कोई बात। तो मैं तो देखें, ये तो मेरे चेहरा आपने खराब कर दिया जी। नकली दांत तो जी नकली होता है। नहीं देखें, असल में हमारा मकसद हरगिज किसी मरीज के लिए नहीं होता कि हम उसका दांत तोड़ें या उसकी खूबसूरती में या उसमें फर्क है। बस कुछ असरात दवाइयों के ऐसे होते हैं जो यही डॉक्टर तो की भी मैं पूछ रहा मजबूरी हूँ जी, बन जाती आपने है। मुझे बताया नहीं। आपने मुझे ऐसी दवाई क्यों दी जी? आपने मुझे ऐसी दवाई नहीं देनी चाहिए थी ना आपको। देखिए वो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बेहोशी में देनी जरूरी होती है, मतलब उसमें हमारी मर्जी नहीं होती कि हमने ये नहीं देनी। और फिर जी, आपकी जो है हमें पहले मेरे जी चच्चे के बेटे का ऑपरेशन हुआ था, मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था, उनका तो जी दांत नहीं टूटा। हाँ तो देखें उनको वो क्या दवाई नहीं, उनके उनको ऊपर बेहोशी नहीं मिली दवाई थी। का
उन पर दवाई का वो असर नहीं आया होगा। ये एक दवाई होती है। अब सर इसमें मैं जो है तो शख्स का नाम लूं या? हाँ, एनीवेज आपने एक इसमें मिस कर दिया एक ट्रिक, और इसी वजह से आप फंस गई हैं। ये काउंटर क्वेश्चंस आपके आएंगे ही नहीं अगर आप उस चीज को पिक कर लेती। देखें, इसके अंदर सिर्फ क्या माउथ ओपनिंग का चक्कर होता है। आपने उसको प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के रेफरेंस से बताया था कि भाई हमने किससे ये जुमला ये बोलना होता है कि हमने आपका तमाम बेहतरीन तरीके से मुआयना किया था, और जाहिरी तौर पर जितने भी हमारे पास तरीके हैं जिससे हाँ, हम हाँ। आपके सांस की नाली का मुआयना कर सकें, वो सारी चीजें ठीक थी। लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि जब आप बेहोशी देनी शुरू करें तो कुछ मरीजों में सांस की नाली में ट्यूब जाने में मसला दरपेश हो जाता है। ठीक है, आपके साथ भी यही हुआ, और उस वक्त आपके अंदर खून के अंदर ऑक्सीजन बेहतर कम होनी शुरू हो गई थी। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी औजार ऐसा इस्तेमाल करके जल्द अज जल्द सांस की नाली में ट्यूब डालूं, क्योंकि मेरे लिए उस वक्त सबसे अहम जो चीज थी वो ये थी कि आपकी खून के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल ना गिर जाए जिससे आपकी जान को खतरा हो। इस वजह से ये मसला हुआ था। और जाके माफी नहीं बोलनी है, ठीक है, माफी का लफ्ज नहीं बोलना है, माफी का लफ्ज, और इस तरह नहीं होना चाहिए था। मुझे इस पर बहुत अफसोस है। ये आप कोई मतलब डॉक्टर इस तरीके से माफी का लफ्ज कोई इतना मुनासिब नहीं था, और आपने डिफिकल्ट इंट्यूबेशन को या उसको सिर्फ आपने माउथ ओपनिंग तक ही छोड़ दिया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि हमने मुआयना किया था तो आपका ये तो दांत पहले से मैंने आपको बताया भी था कि दांत आपका ये थोड़ा सा हिल रहा है। ठीक है, ये हो सकता है कि ये इस तरीके से बताने से वो उनके सिनेरियो के अंदर आपने उस चीज को डिफेंड कर लिया। ठीक है, सही। तो ये इस तरह से है। सर कोई प्लीज अगर कोई इसमें डॉक्टर ताहिर आप इसमें कोई अगर आप इनपुट देना चाहें। नहीं ठीक है, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया। तो यही है मेनली, बाकी वही एक्सक्यूज है। और उनको बाकी बताएं पॉसिबिलिटी। जो क्वेश्चन था कि जी नकली दांत था, उसमें बताएंगे कि अब सेम लाइक रियल जो परमानेंट इम्प्लांट्स होते हैं तो आप उसके लिए उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। हाँ जी, वो हमारे हॉस्पिटल में इदारा है जो इस तरह के मामलों को डील करता है। ये आपने उसको पहले से बीच में अगर वो इंटरप्ट करे तो आपने इंटरप्ट होना है, वरना आपने बोलते जाना है। अगर वो इंटरप्ट करे तो आपने उसकी बात जरूर सुननी है। ठीक है, तो ये उसमें होगा, वो आपके ऊपर बाउंसर मारेगा, आपने उस बाउंसर पे नहीं होना। आप क्योंकि खुद फंस गई ये कह के कि मुंह नहीं खुलता, और हम ऐसी दवाई, फिर आपने कहा कि मैंने तो दवाई नहीं दी आपको, तो आप कंफ्यूज थी कि आप क्या बोल रही हैं। ठीक है, तो सर दवाई नहीं दी, मैंने कहा देनी होती है, बास दवाइयों के असरात होते हैं मरीज पे। मेरी बात सुने नहीं, वो दवाई के साथ ना, हाँ, सॉरी, दवाई के साथ ना उसमें मेन चीज है कि हर एक पेशेंट की एनाटॉमी डिफरेंट है। हो सकता है उसका ये डिफिकल्ट एयरवे हो, उसका ट्रेकिया एंटीरियर हो, आपने 2 दफा लैरिंगोस्कोप की, आप ट्यूब नहीं डाल सक रही हैं। आई मीन इस तरह का अगर आप एक्सक्यूज देंगे तो वो ज्यादा वैलिड होगा। अच्छा, तो अगर आपने पहले ही उसको बात शुरू करने से पहले ही आपने बता दिया ना कि देखें जो तमाम टेस्ट थे, जो तमाम चीजें थी जिससे हम सांस की नाली का मुआयना करते हैं ज़ाहिरी तौर पे, क्योंकि वो 100% नहीं होता, वो सब कुछ करने के बाद भी कुछ मरीजों में ऐसा होता है कि जब हम सांस की नाली में पाइप डालने लगते हैं तो ये मसला पेश आ जाता है। तो ये 100 में इतने लोगों में होता है, 1000 में इतने, जो भी आप उसका इंसिडेंस देख लें। ठीक है, तो इसलिए काउंसलिंग में इंसिडेंस का पता होना बहुत जरूरी है। तो ये बस इतनी सी चीज है। ठीक है, अच्छा अगला सारा आपने करना है, क्योंकि और सुहेब भी मौजूद है। सुहेब अगले के लिए आप रेडी रहो। ये सारा आप एक पेशेंट है उसको एपिड्यूरल लगा था लेबर एनाल्जेसिया के लिए, और उसका बेबी डिलीवर हो गया है। अब आपको ऑप्स टीम ने कॉल किया है कि भाई उसको बहुत शदीद हेडेक हो रही है। ठीक है, सेकंड पोस्ट ऑफ बेबी। तो अब आप उसका बेसिकली उसका जब बेबी डिलीवर हुआ है तो उसके बाद वो डिस्चार्ज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको अगले दिन सुबह से बहुत शदीद दर्द शुरू हो गई है। ठीक है, तो आपको बुलाया गया है कि भाई आप जाके इसको देखें। तो आप क्या करेंगी? तो सर ये काउंसलिंग करनी है इसमें? आपने उसको हैंडल करना है ना। आपको ऑप्स टीम ने बुलाया है कि भाई उस पेशेंट को शदीद हेडेक हो रही है, तो नाउ यू आर बीइंग आस्क्ड टू सी द पेशेंट एंड एवेलुएट द पेशेंट एंड और काउंसलिंग करें उसकी कि क्या हुआ है आपके साथ। ओके, अच्छा सर, इसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे पेशेंट को, उसके बाद हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में आप उससे पूछेंगे कि आपको दर्द कब से स्टार्ट हुआ है, सर के किस हिस्से में दर्द है,
और दर्द के साथ कोई उस उल्टी या मतली की शिकायत भी है? मुझे इसके तो जी अलावा पहले उन्हें मैं तो ये मुसीबत में पड़ गई हूँ, मुझे इतनी शदीद सर में दर्द हो रहा है ना, मैं अपने बच्चे को देख पा रही हूँ, मैं जैसे ही उसको गोद में लेती हूँ तो मेरे तो शदीद सर में दर्द शुरू हो जाता है, अच्छा फिर मुझे लेटना पड़ जाता है। और अच्छा, लेटने से सही हो जाता है ये दर्द या मुझे तो ये अच्छा, बताया है, मुझे तो कोई ऐसे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था कि ऐसा भी मसला हो अच्छा सकता है। लेटने से दर्द ठीक हो जाता है या वैसा ही रहता है जैसा है? बस जी 19-20 हो जाता है, बेहतर हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, ओके। और पहले अभी कभी आपको माइग्रेन की शिकायत तो नहीं रही है? नहीं जी, मैं कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, देखें बज़ाहिर तो जो आप हिस्ट्री दे रही हैं, जो आज आपकी और जिस हिस्से में आपके दर्द है और ये लेटने से सही हो जाता है, इससे ये लग रहा है कि आपको दर्द जो हो रहा है, जो कमर में जो आपके टीका लगा था, उसकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी में एक एक झिल्ली होती है, उसमें सुराख हो जाता है और उससे जो है कमर का पानी लीक होना शुरू हो जाता है। वो लग ये रहा है कि ये वही दर्द है। और अगर ये वही दर्द है और होता ये है कि जब कमर में टीका लगाते हैं तो 1000 में से चंद लोगों को, 1000 में 1 या 2 लोगों को ये शिकायत होती है। हम इस पर आपसे बहुत माज़रत ख़्वाह हैं, देखें जी, लेकिन मैं मुझे तो आपको बताना चाहिए एश्योर था ना, मुझे तो बताना चाहिए था जी, मैंने ऐसा नहीं लगवाना था टीका। अच्छा, देखें क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होती है और इसकी वजह से और ये एक वक़्ती पेचीदगी है। अब 2-3 मैं दिन क्या में करूँ या जी? अब 4 मैं दिन क्या में ये करूँ? दर्द ठीक हो जाएगा। अब मैं देखें क्या अभी करूँ जी? आप ऐसा करें कि बेड रेस्ट करें और दूसरी बात ये कि हम आपको ड्रिप्स दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं दर्द के, वो आपको लगवाने होंगे और दर्द की चंद गोलियाँ खानी होंगी। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह ये दर्द जो है 2 से 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जी हम ये आपसे अस्पताल का, माज़रत-ख़्वाह हैं। ये जो इतना सारा 4 दिन का अस्पताल का बिल है, ये कौन देगा? ये तो मुझे खामख़ा मुसीबत में पड़ गई है जो पड़ गई हूँ जो मैं जी। देखें ये खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे किसी डॉक्टर या स्टाफ के अमले की वजह से आपको ये तकलीफ हुई हो। हर हर नहीं, मुझे तो प्रोसीजर जी की नर्स कोई ना बता रही कोई थी कि जब आपको कर रहे थे, आपको जब ये टीका लगा रहे थे, तो वो जो है कि मुझे उन्होंने, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने लगाने बैठ के लगाया, तो फिर उसके बाद वो रुक गए और फिर उन्होंने मुझे लिटा दिया सीधा। तो उस टाइम पे भी मुझे थोड़ा-सा चक्कर से आए थे, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है। तो नर्स बता रही है कि वो उस टाइम पे ही उन्होंने झिल्ली फाड़ दी थी। नहीं, देखिए असल में ये जो प्रोसीजर है उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको बैठ के लगाएँ या लेट के लगाने से कोई फ़र्क पड़ता हो इसमें झिल्ली के फट जाने से या इसमें इस तरीके इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी भी अस्पताल के अमले का या डॉक्टर का। ये किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से भी ये हो सकता है क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि हर मरीज़ किस तरह से बिहेव करे। कोई किसी भी ऑपरेशन में जिस तरह रिस्क होता है, उस तरह इस प्रोसीजर का भी एक ही एक पेचीदगी है। तो इसमें ना तो किसी अमले का कोई कसूर है और ना ही किसी डॉक्टर का। और बात ये है कि कोई खुदा ना ख़ास्ता ऐसी पेचीदगी नहीं है कि कोई सही ना हो। ये हम आपको दवाई लिख के दे रहे हैं, नहीं, मुझे इंशाअल्लाह ये सिर्फ़ जल्द टीके से लगाने जल्द पड़ेंगे। देखिए शुरू में हम आपको मुँह से खाने वाली दवाइयाँ दे रहे थे, लेकिन उससे आराम नहीं आ रहा है, तो अब आपको दर्द का टीका लगा देते हैं ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रहे। आप जो इतनी परेशान हो गई हैं वो आपका दर्द ठीक होगा तो आपकी परेशानी खत्म होगी। और दूसरी बात ये कि आप चाय का इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आप बेहतर हो जाएँगी। मैं आपसे बहुत माज़रत-ख़्वाह हूँ। दूसरी बात ये कि अब कभी जब आपका ऑपरेशन हो तो अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताना है कि नहीं जी, आपका मैं जब तो ये कमर का लगवाऊँगी नहीं। टीका लगा। इतनी बड़ी मुसीबत मैं पड़ गई, मैं तो नहीं लगवाऊँगी ये टीका। देखिए मैंने जिस तरह आपको बताया कि हर बेहोशी की और हर अच्छा जी, प्रोसीजर अगर की टीकों कोई से ना भी कोई। ठीक ना हुआ फिर क्या करेंगे? अच्छा देखें, ये बहुत रेयर होता है कि ये टीकों से सही ना हो। अगर टीकों से सही नहीं हुआ तो एक तरीका हमारा ये है कि हम आपका आपका जिस्म में से 15 या 20 एमएल जो कि बहुत थोड़ा ब्लड होता है ये क्या होता है वो जी? निकालेंगे आप मेरे वो जिस्म में से निकालेंगे खून निकालेंगे जी?
देखें, ये मैं आपको ये कह रही हूँ कि बहुत थोड़ा अमाउंट एक सिरिंज के जरिए निकालेंगे। खुदा न खासा हम आपके कोई खून की बोतल नहीं निकाल रहे हैं आपके जिस्म से। जिस तरह मामूली लैब टेस्ट के लिए मामूली सा ब्लड निकाला जाता है, इस तरह 20 ml आपका सिरिंज से ब्लड निकाला जाएगा या 15 ml, और वो आपके कमर की आपके कमर की हड्डी को देखते हुए ना हम आपका फिर उस दोबारा जगह से में जी, डाल देंगे। फिर दोबारा से सॉरी, जी, फिर दोबारा से नहीं जी ये टीका तो मैंने हम नहीं लगवाना ये तो उस हाँ अच्छा, ये तो हम इलाज बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने कितने इंग्लिश के लफ्ज यूज किए हैं इसके अंदर? 20 ml सिरिंज, उसके बाद जो है वो और भी आपने कई लफ्ज बोले इंग्लिश के, तो कोशिश करें इंग्लिश के लफ्ज नहीं। और दूसरी बात ये कि आपने वहां पे या तो देखें दो सूरतें होंगी, या तो आपको एग्जामिनर उसने कह दिया होगा, नहीं तो आप कहें आप पहले, मैंने आपके ऊपर ये इसलिए अटैक किया क्योंकि आपने चार्ट रिव्यू के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। ओके आपने चार्ट रिव्यू करना था या नहीं करना था? जी कि मैंने सर। आपकी फाइल देखी है तो आपको टीका लगने के दरमियान में कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था। आपने कहानी सुनानी है ना एग्जाम के अंदर, वहां पे आपको ओपन दे देंगे, ठीक है? आपकी मर्जी आप उससे किस तरह से बात करें, और वहां पर की में जो होगा या जो भी चीज होगी वो उसके हिसाब से वो आपका वो चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं या आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं, या उन्होंने उसको सिखाया हुआ होगा कि अगर ये आप बोले तो आपने ये बोलना है, ये बोले तो आपने ये बोलना है, ठीक है? तो आपने, नुसरत ने भी यही किया था कि उसने चीज को एक्सप्लेन ही नहीं किया तो वो बाउंसर आने शुरू हो गए, तो आपने भी यही किया कि आपने उसको बताना है कि देखें जी इस तरह है कि ये, और 1000 में नहीं होता, 5 कितने % होता है प्रेग्नेंट पेशेंट में? 0.25 3%। हाँ, मेरा ख्याल है परसेंटेज ज्यादा होती है, मुझे अब एग्जैक्टली परसेंटेज भूल गई है, लेकिन 3 to 9% है। पीडीपीएच की 3 to 9। पीडीपीएच का इंसिडेंस एपिड्यूरल के अंदर ज्यादा है, ठीक है? स्पाइनल के अंदर कम है, एपिड्यूरल के अंदर। सर लेकिन एपिड्यूरल में तो हम ड्यूरा पियर्स ही नहीं करते हैं, वो देखें मेरी बात एक्सीडेंटल सुने, ही होता है। एक सेकंड, एक्सीडेंटल होता है ना, तो आप खुद ही फंस गई ना, आप खुद ही फंस गई। आप उसको बताते हैं कि फिर भी, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर इंटेंशनल ड्यूरा पंक्चर ना हो तो भी क्या अनइंटेंशनल ड्यूरा पंक्चर नहीं हो सकता जो मिस हो गया उस टाइम पे? कैथेटर के जाने से नहीं ड्यूरा पंक्चर हो सकता क्या? अगर विजिबल वेट ड्यूरल पंक्चर ना हो तो भी क्या पीटी पेज नहीं हो सकती? चांसेस तो होते हैं ना, फिर भी हो सकती है ना अनइंटेंशनल, आपको नहीं पता चला उस टाइम पे, तो आपने उसके सिम्टम्स को ट्रीट करना है, ठीक है? और आपने इंजेक्शंस बताया, आपने इंजेक्शंस के बारे में कुछ नहीं बताया, कौन से इंजेक्शन? दर्द के इंजेक्शन। अच्छा, और आपने कहा कि आपने बेड रिडन होना है, तो बेड रिडन से क्या एम्बोलिज्म के चांसेस नहीं बढ़ जाते? बिल्कुल। तो आपने इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के बात करनी है, ठीक है ना? आप उसमें बताएं कि मैंने जो है ये जो इस तरह के मसाइल को डील करते हैं डॉक्टर, मैंने जो दिमागी शुबों के, हमने उनसे भी बात की है ताकि वो आपको बेहतर, न्यूरोलॉजिस्ट का बेसिकली आपने बताना है, जो असाब के इस तरह के मसले, हमने उससे भी हमने बात की है, तो वो कुछ आपको 1-2 दवाइयाँ उसके अंदर और शामिल करेंगे जिससे ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। फिर भी नहीं होती तो फिर आखिरी हमारे पास है कि चारा कि फिर हमें आपको थोड़ा सा आपके जिस्म से खून लेके और आपको दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि वरना फिर इसका और कोई तरीका नहीं होता। इस तरह की हालत होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन हो तो फिर ये लगाना पड़ता है, ठीक है? और अगर मेरे साथी ने या आप पहले से ही बता देंगे जी आपको ये बताया गया था कि कुछ 4-5% 100 में से 4-5% पेशेंट पे इस तरह का मसला हो सकता है। अगर आपने ये पहले नहीं बोला तो अब वो कहेगा जी मुझे तो बताया ही नहीं। अगर आपने पहले बोल दिया है कि आपको हम लोगों ने, हमने आपको बताया था पहले। हाँ बताया था, ठीक है? ये एपिड्यूरल यूजुअली देखें हम जी, ये बोलते हैं कि आपको लगाने से पहले भी बताया था कि ये आपको हो बताया गया था कि ये कुछ इसके अंदर ये चीज क्या, क्योंकि एपिड्यूरल बगैर काउंसलिंग के तो नहीं होता ना। आप एपिड्यूरल काउंसलिंग कार्ड देख लें अच्छी तरीके से, एपिड्यूरल काउंसलिंग कार्ड के अंदर परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, इंसिडेंस लिखे हुए हैं, ठीक है? कि कितने % के अंदर एपिड्यूरल पीडीपीएच होता है, कितने % में हेमाटोमा बन सकता है, कितने % में एब्सेस बन सकती है, हाइपोटेंशन, फेलियर, इनकम्प्लीट, ये सारा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो वो आपको, क्योंकि एपिड्यूरल पूछे जाने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, तो वो ये आपको आना चाहिए। बाकी ठीक है, कोशिश करें इंग्लिश के वर्ड्स ना बोलें, आपने ठीक बताया आपने, ठीक है? लेकिन इसके लिए मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती है कि हम आपको दवाइयाँ देंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए था, हमें बहुत परेशानी है इस चीज़ की, लेकिन ये है कि इसके अंदर ये है कि ये कोई इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है,
ये इंशाल्लाह वक्त के साथ ठीक हो जाती है। और आप थोड़ा सा एहतियात करें, जिस वक्त आपको दर्द महसूस हो तो आप फौरन सीधा लेट जाएं, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, एक अब अगला, आयशा आप रेडी रहो। अब सुहेब बताओ। एक पेशेंट है, 4 साल का बच्चा है, उसको इंट्राऑपरेटिवली जो है ना मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया, ठीक है। उसकी अपर एयरवे की सर्जरी हो रही थी और उसको सडन जो है ना मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया। अब आपने उसके पेरेंट्स को बताना है, ठीक है। पेरेंट्स को आपने काउंसिल करना है। कैसे काउंसिल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम डॉक्टर सुहेब है, मैं यहाँ पे बेहोशी का सीनियर डॉक्टर हूँ। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ आपका पेशेंट जो अंदर हो रहा है उसके मुतालिक। वो ये है कि हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं एनेस्थीसिया के बेहोशी के लिए, तो उससे एक कह सकते हैं उनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि बहुत ज़्यादा यानी हम उनको मेडिकल टर्म में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कहते हैं। आप इससे परेशान ना हों, ये एक दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है और हम इसको ये क्या होता है जी? मुझे तो नहीं मैनेज समझ आया, ये क्या चीज हाँ है? जी, क्या हुआ? मेरा आप बच्चा सही कह ठीक रहे हैं। है? आपने मेरे बच्चे को मार तो नहीं दिया है? क्या हुआ मेरे बच्चे को? नहीं, नहीं आप घबराएँ नहीं। देखें हम जो बेहोशी की नहीं, मैं दवाइयाँ कैसे देते ना हैं घबराऊं? उनको आप मेरे बच्चे को, आपने पता नहीं क्या कर दिया है। जी, जी, आप सही आप हक़ पे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेचीदगी सॉरी हो सकती है, तो उससे आप घबराएँ नहीं। हम पेशेंट अंडर कंट्रोल है, उसका ऑपरेशन ठीक-ठीक हो रहा है। बस ये हो सकता है कि हम उसको थोड़ी देर ज़्यादा लग जाए ऑपरेशन थिएटर में या उसको हम ऑपरेशन के बाद आईसीयू में रखें, लेकिन इंशाल्लाह आप घबराएँ नहीं, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, कोई भी चीज़ 100% तो होती नहीं है, कोई ना कोई नहीं जी, आपको मसले-मसाइल तो हो अगर सकते हैं। ऐसे ऐसे मसले मसाइल हो सकते हैं तो मैंने तो जी ऑपरेशन ही नहीं कराना था। वो तो उसका सिर्फ छोटा सा उसका टॉफियाँ, मैं इसको उससे ना मना करती रहती हूँ, टॉफियाँ खाने से बाज नहीं आता तो गला खराब हो जाता है। तो डॉक्टर से तो मैंने पहले ही कहा था कि हमने नहीं इलाज करनी, तो उन्होंने तो कोई इस तरह की हमें बात नहीं बताई थी। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप हक़ पे हैं। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनें कि ये इस तरह जो है हो सकता है। तो इसके लिए हम आपसे शायद सफ़ेद खून भी मँगवाएँ। तो आप हमारे साथ ताउन करें, इंशाल्लाह आपका पेशेंट को कुछ नहीं होगा। आप सफेद घबराएँ नहीं खून? प्लीज़। अभी आप कह रहे हैं कि जी मरीज ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि सफेद खून मंगवाएंगे। सफेद खून से क्या होगा? नहीं, फैन? नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सफ़ेद खून की इसमें हमें वैसे तो जैसे कि आप पहले भी आए थे, मैंने आपसे बात की थी कि इस तरह के बहुत कम चांसेस होते हैं, 100 में से 1% चांसेस होते हैं, शायद उससे भी कम, हाफ परसेंट चांसेस होते हैं, आधा परसेंट चांसेस होते हैं। लेकिन क्योंकि हम कोई पहले से पता नहीं कर सकते कि किस पेशेंट को कैसा हो, उसके कैसा दवाई से रिएक्ट करे, तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, जैसा कि आपको भी पता है। तो नहीं जी, मुझे कुछ पता नहीं है जी, मेरा बच्चा बच तो जाएगा ना जी? नहीं जी, आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, घबराएँ नहीं आप। मैं आपको इसीलिए आपके पास आया हूँ, आपको पहले ही बताने के लिए आया हूँ। मैं वहाँ पे ही था, तो मैं दूसरे ऑपरेशन थिएटर में था, तो मैं फटाफट गया, मुझे मेरे कोलीग ने बताया, तो घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह ठीक हो आप जाएँगे, ऑपरेशन आपका थिएटर बच्चा में ही भी नहीं थे जी? आप कैसे जी डॉक्टर हैं जी? आप मरीज को छोड़ के बाहर चले गए थे आप? नहीं, नहीं, असल में हमारे 4-5 ऑपरेशन एक वक़्त में चल रहे होते हैं। मैं सबको देख रहा होता हूँ, उनको हैंडल कर रहा होता हूँ, तो हमारे कोलीग्स होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सीनियर पता हूँ, तो नहीं, इंशाल्लाह मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा जी, क्या होगा जी अब? नहीं, नहीं, आप घबराएँ नहीं। देखें, मैं आपको इसी वजह से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप घबराएँ नहीं, इंशाल्लाह कुछ ठीक कोई होगा। आपने दवाई दी है उसके लिए जी? हाँ जी, बिल्कुल एक दवाई है जो काफ़ी मुश्किल से मिलती है। उसका नाम डेंटोलिन होता है। तो पता नहीं जी, मुझे काफ़ी नहीं दुनिया पता। में बहुत कम होती है, लेकिन मैंने मँगवाई है। अभी इसका मंगवाई मेरे है आपने? फ़ार्मेसी वालों से भी हाँ जी, हाँ जी। उनसे राब्ता किया है मैंने फ़ार्मासिस्ट से और वो इंशाल्लाह जल्दी प्रोवाइड कर देंगे हमें और इंशाल्लाह वो हम लगाएँगे तो काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताओ कि आपने क्या काउंसलिंग की है इसमें?
आपने एक तरफ कह दिया मरीज को कुछ नहीं हुआ, एक तरफ कह रहे हैं सफेद खून है, एक तरफ आप उसको डेंट्रोलिन फार्मेसी से मंगवा रहे हैं, या आपने क्या बताया है? और मैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में क्या पेशेंट को कुछ नहीं हो सकता? जी सर हाइगर फीवर होगा ना? नहीं नहीं, ये बात नहीं। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में वैसे बाय द वे कॉज ऑफ डेथ क्या होती है? एरिथमियाज होते हैं, रीनल फेलियर होता है, रीनल फेलियर होता है, हाइपरथर्मिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, मायोग्लोबिन यूरिया, रेप्टोमाइलाइसिस, एरिथमियाज, फिट्स भी होते हैं सर, DIC फिट्स भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो आप उसमें ये कैसे कह रहे हैं कि इसको कुछ नहीं होगा? आपको इसमें कहना है कि इसको हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश, देखें उसमें आपने शुरू ये करना था कि देखें ये जो है ये किसी 100 में नहीं होता, 1% में 2% में, ये लाखों में किसी एक में होता है। ठीक है, इसका इंसिडेंस देखें, इंसिडेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने इंसिडेंस, ये तो कई लाख, कोई लाखों मरीज में कोई एक मरीज होता है जिसके अंदर ऐसा मसला हो। ठीक है, और इस तरह आपको जब हम लोगों ने आपसे बेहोशी का लिया था तो इसमें लिखा था कि इस तरह की किसी दवाई से एलर्जी या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके बारे में हम पहले से हम नहीं बता सकते कि ये ऐसा मसला होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर तरह की दवाई इसमें, हर तरह की इसका जो इसकी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसमें जिसमें ये होता है उसमें जान की खतरा भी होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर तरह की दवाई, हर तरह के हम तमाम मामला करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके हम जो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बुखार, तेज़ बुखार हो जाता है, तो हम अपने तरफ से पूरा बुखार भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतरीन जो सबसे बेहतरीन इसका इलाज हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें किस तरह का नतीजा निकलेगा, लेकिन आप अल्लाह पे भरोसा करें, जो है वो जो हमारे बस में हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये अगर ठीक हो गया तो हमें इसको जो है वो बाद में ऑपरेशन के बाद हमें आईसीयू में भी शायद इसको रखने पड़ने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि इसके बाद अगर जान बच जाए तो उसमें गुर्दों को वक्ती तौर पे कोई मसला हो जाता है जिसमें गुर्दों की सफाई की जरूरत होती है, लेकिन ये है कि इस वक्त आप ये दुआ करें कि जो इस वक्त जो ये अटैक है इसको, ये इस अटैक से, इस हमले से ये बाहर निकल आए। तो अगर ये इससे बाहर निकल आया तो बाकी पेचीदगियों को इंशाल्लाह हम जो है वो उनको हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस किस्म की सर ये जैसे किसी पेशेंट को हो गया है, अब हम काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो स्टार्ट कैसे लेना है, इस बात का स्टार्ट कैसे लेना है? यही तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने आपको आपकी तमाम सर ये तो ऑनवर्ड, सर ये तो आगे ऑनवर्ड सारे जो है तो हम बताएंगे ना। नहीं तो यही मैं जा रही हूँ। एक सेकंड, मेरा नाम डॉक्टर जीशान है, मैं आपके बच्चे को ये अब ये मुझे बताओगे, ये कुलीग होते हैं और मैं देख रहा था और 3-4 डॉक्टर होते हैं, बताने की क्या जरूरत है? हाँ सर वो तो आपने बिला लेकिन सर अभी जरूरी बात कर ली ना, आप गए हैं, मैंने आपने बताया कि मैंने आपके बच्चे को बेहोशी दी है, तो होता ये है कि बहुत लाखों किसी मरीज में कोई ऐसा होता है कि जो दवाई जो हम हर मरीज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें से किसी एक दवाई की वजह से ऐसा मसला हो सकता है। अच्छा, आप शख्स को अगर माइनस करना चाहते हैं तो आप इनहेलेशन से भी तो हो सकता है। तो बेहोशी की कुछ दवाइयां ऐसी हैं कि जो नागुज़ीर है, जब भी पूरी बेहोशी करें हर मरीज के अंदर वो हमें देनी पड़ती है, और किसी लाखों में से किसी एक मरीज के अंदर जिसको हम पहले से नहीं बता सकते, नहीं चेक कर सकते, क्योंकि हमने आपसे जो सारे मुआयने किए थे उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी ज़ाहिरी तौर पे कि जिससे हमें खतरा होता कि ये ऐसा मसला होगा, लेकिन आपके बच्चे को ये मसला हो गया है, इसके अंदर बहुत शदीद बुखार हो जाता है जिससे मकड़ जाता है। यही मैं पूछना चाह रही हूँ सर कि बुखार से स्टार्ट करेंगे? आप कुछ भी कह, रिएक्शन हो गया है, उसकी वजह से ये पेचीदगी हो गई है उस दवाई से जो हम मरीज को देते हैं, हर रोज हम हर वक्त यूज कर रहे होते हैं, हर मरीज में वो दे रहे होते हैं, नहीं होता मसला, लेकिन किसी लाखों के अंदर ये होने का इम्कान होता है। तो अब आपके बदकिस्मती से हम आपके बच्चे के अंदर ये मसला हो गया है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तमाम मामलात हर तरह से उसके बुखार को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से हम उसको जो तमाम हमारे पास तरीके हैं हम हर तरीके को उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अल्लाह पे भरोसा रखें और हम जी ताहिर भाई, एक क्वेश्चन है कि डेंट्रोलिन अवेलेबल है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल, अब इन्होंने बताया है। तो बेसिकली सर चलें, अगर बता भी देना तो वहाँ पे एग्जामिनर हो सकता है कह दें ये बात कि भाई पाकिस्तान में तो अवेलेबल ही नहीं होती, लेकिन अगर ये एक्सप्लेनेशन में करते हुए ये भी यहाँ तक भी बता दें तो मेरे ख्याल गुजर ही जाएगा। पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है,
तो आप डेंट्रोलिन के हाँ, बारे में भी ये- आपने क्या बोलना है ये भी सोच लें आप। हाँ, ये आप जेन में रख छोड़ें सिनेरियो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक चीज़ की ट्रीटमेंट है ही नहीं पाकिस्तान में अवेलेबल तो आप उसकी काउंसलिंग कर नहीं सकते, और आई डोंट थिंक सो कि वो ये सिनेरियो रखेंगे अभी एग्जाम में, क्योंकि आप पेशेंट के रिलेटिव से झूठ तो नहीं बोल सकते ना। चलिए आप इसी सिनेरियो में आप मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की आप जगह आप एनाफाइलेक्सिस रखें, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ यही जी। है। आयशा आप बताइए, यही पेशेंट है, बच्चे को इंड्यूस कर रहे थे, उसको एलर्जी हो गई है, अब आप क्या बताएंगी? अब आप तकरीबन वही सारी बातें। ऐसे अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा आपकी ऊंचा माइक मैं डॉक्टर आयशा जी। जी सर, अब ठीक है आवाज? जी जी सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी बोलें, शाबाश। आयशा आवाज आ रही है आपको? बोलना शुरू करें। मेरे ख्याल उनको आवाज नहीं जा रही है, कोई और बता दे। सारा आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सारा है और मैं बेहोशी की डॉक्टर हूँ। मुझे आपके बच्चे से के हवाले से आपसे बात करनी है। जब हमने हुआ ये है कि आपके बच्चे को हमने जब बेहोशी की दवाई दी, तो उसके बाद उसका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से गिर गया। और ज़ाहिरी तौर पे लगता ये है कि उसको किसी दवाई से एलर्जी हुई है या उसका रिएक्शन के तौर पर जो है उसका ब्लड प्रेशर गिर गया है। उस वक्त उसके लिए हमने उसको जान बचाने वाली जो दवाई होती है जो इस तरह के रिएक्शन में दी जाती है वो दी, और उससे उसका ब्लड प्रेशर भी वापस आगे से ठीक हो गया, और उसका जो सीना जकड़ गया था वो भी ठीक हो गया। तो फिलहाल तो अभी आपके बच्चे की कंडीशन स्टेबल हो गई है, लेकिन हमने वो दवाई फौरन से रोक दी थी, और जो हमें लग रहा था कि जो हमने उस वक्त दी है जिससे तो जी आपने ऐसी दवाई क्यों दी थी मुमकिना उसको? तौर पर जिससे आपने हेलो आवाज आ आपने रही है मेरे सर? आपने मेरे बच्चे को ऐसी दवाई क्यों दी? अच्छा, देखिए हमने बेहोशी की वही दवा दी है जो हम रूटीन में रोजमर्रा के तौर पर हर मरीज को देते हैं। चंद चंद मरीज होते हैं, ये 100 में से कोई एक आधा मरीज ऐसा होता है जिसको वो दवा उसके जिस्म के साथ मवाफकत नहीं रखती, और उसका ऐसा नतीजा सामने आता है कि उसकी दवाई पे उसके जिस्म पे कोई बुरा असर पड़ता है। ये किसी भी दवा से हो सकता है, कोई भी एंटीबायोटिक से हो सकता है, और इसमें किसी दवा का कोई कसूर नहीं होता। ये इंसान के अंदर जीनियाती तौर पर कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो कि ज्यादा रद्द अमल देते हैं किसी भी दवाई या किसी भी चीज का। इसमें दवाई का कोई दखल नहीं है। ये जो रिएक्शन हुआ है ये किसी भी चीज से हो सकता है। बाज औकात कुछ लोगों को ये कोई एंटीबायोटिक खाने से हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम वो दवा ना किसी हर मरीज को देना रोक दें। इस तरीके से हम कोई भी दवाई नहीं दे सकेंगे। तो आप जो समझ रही हैं कि हमने इसको कोई गलत दवा दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हुआ उस पे हमें बहुत अफसोस है, और यकीनन हमारी हमदर्दी आपके साथ है। लेकिन मसला ये है कि अब आपको पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है, और जब भी बेहोशी मिले इसे, तो आपको ये काम करना है। बताने का मकसद मेरा आपसे इस वक्त बात करने का मकसद ये है कि अगली मर्तबा जब भी इसको बेहोशी मिले तो आपको डॉक्टर को जरूर बताना है कि जब इसको बेहोशी मिली थी तो इस दवाई ने इसके ऊपर जो है बुरा जी असर कोई इसका कोई किया था। टेस्ट करवा के नहीं आप बता सकते लेटरल थे कि बिल्कुल, हम आप इसका स्किन का टेस्ट भी करवाएंगे, वो टेस्ट भी करवाएंगे। वो जब यहाँ से आपका बच्चा वार्ड शिफ्ट हो जाएगा तो वो इसका टेस्ट भी होगा, और खून के टेस्ट जो हम अभी भेजना चाहते थे वो हमने भेज दिए हैं। और उससे आगे और ये चीज हमें और क्लियर हो जाएगी, बात वाज़ेह हो जाएगी कि रिएक्शन किसी से हुआ है या नहीं, और ये कि उसके जिस्म में
वो खोलिए जो कि जो इस तरह के अमल में इन्वॉल्व है वो पाए जाते हैं कि नहीं। और बाज़ औक़ात ऐसे रिएक्शंस जो हैं फैमिली में भी रन करते हैं। तो मुझे आपसे ये भी पूछना है कि आपके खानदान में कभी और तो किसी को इस तरह की नहीं जी, किसी को भी इस कोई तरह की मसला नहीं है। एलर्जीज का? ठीक नहीं है, जी, किसी को ठीक ऐसा है, मसला नहीं है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आइंदा प्लीज जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो उनको इस दवा का नाम बता दें। मैं आपको दवा का नाम लिख के दूंगी और सारी डिटेल्स दूंगी। बाकी ये है कि आप हाँ, जो सवाल करना चाहें तकरीबन मुझसे कर आपने सकते ठीक बताया, बस यही सारी बातें होंगी। अच्छा, एक पेशेंट है नुसरत, आपने बताना है, एक पेशेंट है, उसका जो है ना हर्निया का ऑपरेशन होना है। तो आपने उसकी काउंसलिंग करनी है कि वो रीजनल एनेस्थीसिया में करवा ले। तो आप उसको कैसे, 60 इयर्स ओल्ड मेल है, इंग्वाइनल हर्निया के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम डॉक्टर नुसरत है और आपको जब ऑपरेशन होना है, आपको पता है आपको कौन सा ऑपरेशन होगा? जी जी, सर मुझे पता मरीज है। नहीं आपने बोलता। आपने आपने ऑपरेशन कर ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। आप अपना तारुफ करके ओके, बताओ कि मैं बेहोशी अच्छा की डॉक्टर हूँ, मैंने आपको बेहोशी देनी है, हाँ तो उसमें आगे। ठीक है। अच्छा देखिए मैं आपकी बेहोशी की डॉक्टर हूँ और मैं आपसे आपके बेहोशी के हवाले से कुछ बात करना चाहती हूँ कि हमारी बेहोशी की 2-3 किस्में हैं, जो कि एक बड़ी बेहोशी होती है, कमर के जरिए देते हैं, और एक जो है हम जिस हिस्से को ऑपरेशन होता है हम उस हिस्से को सुन कर देते हैं, वहाँ दवाई देते हैं और सुन कर देते हैं और मरीज को पता भी नहीं चलता और उससे कब आसानी ऑपरेशन हो जाता है। तो आप के उम्र के हिसाब से और साथ में जो है तो आपको सर इसको कोमोर्बिड के बारे में बताना है। एक सेकंड नुसरत, आपकी ना पीछे बहुत ज्यादा एको आ रहा है, प्लीज अगर आप कुछ थोड़ा सा ग्रूव करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा एको आ रहा सर है। जी हेलो, अब आ रहा है? जी, हेलो, नहीं आवाज पीछे से अब शोर सही बहुत है? आ रहा है, शोर बहुत आ रहा है पीछे। नहीं मेरे पास तो बिल्कुल शोर नहीं है, सन्नाटा। हवा आया नहीं, वैसे चलें आगे चलें। हेलो, हाँ तो सर इसकी कोमोर्बिड्स के बारे में मुझसे बात करनी है क्यों आपने करनी है? या सिर्फ उसकी जीरियाटिक एज पे ही सारा वो करना है मुझे? आपने काउंसलिंग में ये हिस्ट्री नहीं ले रही हैं आप, काउंसलिंग है ये, आपने उसको ये नहीं बताना सर, है। हिस्ट्री तो मुझे पता है ना। अच्छा ठीक है। तो जी मैं चाहती हूँ कि आपका जो ऑपरेशन है जो हर्निया का ऑपरेशन है, ये इसके लिए अच्छा, हम एक सेकंड, अगर आप ये उसी एक सेकंड, अगर आपने एग्जाम में ये बात कर दी कि मैं उससे हिस्ट्री लूंगी, तो एक पेशेंट जो कि वो आपको एग्जामिनर या वो कह सकता है कि जी आप क्या ऐसे पेशेंट में जिसमें स्पाइनल या रीजनल नहीं लग सकता, आप उसको उसकी उसकी काउंसलिंग करेंगे? सर हिस्ट्री नहीं ले रही हूँ मैं, मेरी बात डेफिनेटली समझ वो आ गई, सिनेरियो देगा कि मेरी पेशेंट है। बात हाँ मेरी बात समझ आ गई आपको? हाँ तो ये जब वो टॉक्स के जी अंदर जब आपको स्टेशन देंगे, तो इट इज अंडरस्टूड दैट देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर प्रेफरिंग। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको हम बड़ी बेहोशी ना दें, बल्कि आपको जो है तो कमर में टीका लगा के एक बेहोशी दी जाती है, तो मैं आपको वो वाली बेहोशी दूं, उससे आपके जो है तो नाक से नीचे वाला हिस्सा पूरा सुन हो जाएगा और आपका ऑपरेशन उसमें हो जाएगा और आपको महसूस भी नहीं होगा और अच्छा, उससे जो है जी वो सुई मेरे कमर में टूट तो नहीं जाएगी? नहीं जी, वो सुई बहुत बारीक होती है और वो जो है जो हम सिर्फ आपको नहीं, हम कई मरीजों को लगाते हैं और सुई में मुड़ने की और हर चीज की इतनी ताकत होती है कि उसको जो है ना तो आज तक कभी किसी की टूटी है और ना कभी टूटती है और बहुत बारीक सी सुई होती है। अच्छा ठीक है जी, तो इसके पूरी बेहोशी में क्या मसला है जी? पूरा बेहोश कर दे, मुझे डर लगता रहेगा वहां पे। देखिए बुरी बेहोशी का ये मसला होता है कि आपके उम्र के हिसाब से जो है हम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद जो है बड़ी बेहोशी नहीं है, क्योंकि उसमें हमें आपकी सांस की नाली में ट्यूब नलकी डालनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो जो है तो आपके गले से जो है तो
मसले मसाइल होते हैं, उससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अच्छा। और इसके अलावा हमें मुख्तलिफ दवाइयाँ देनी पड़ती है। ये आधी बेहोशी से क्या फायदा होगा? देखिए, आधी बेहोशी से आपको ये फायदा होगा कि इसमें जो है आपको ट्यूब नहीं डालनी पड़ेगी, हमें नलकी नहीं डालनी पड़ेगी आपके गले में, और बहुत ज्यादा दवाइयाँ नहीं देनी पड़ती हैं। और जब जो है तो आपकी ऑपरेशन हो जाएगा तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला आप चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। और आपको उल्टी का, अक्सर लोगों को बड़ी पता नहीं बेहोशी जी, के बाद जो है तो उल्टी की शिकायत होती मुझे है। तो मेरे दोस्त का ऑपरेशन हुआ था तो वो तो टांग ही नहीं हिला पा रहा था। आप कह रही हैं कि आप चलने फिरने लग देखिए, जाएंगे। इसके लिए हम आपको जो है तो पहले बताएंगे, ये किसी किसी मरीज के अंदर कमर की बेहोशी जो हम देते हैं तो उनके अंदर इस तरह का मसला हो जाता है, लेकिन ये टांग वाला मसला मुस्तकिल नहीं होता और हर एक को भी नहीं होता। ये कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। बस और लेकिन तो कोई मैं नहीं और कोई समझती, फायदा तो नहीं होता? और तो नहीं कोई फायदा होता? इसका जो है तो फायदा ये होगा कि आपको उल्टी की शिकायत नहीं होगी, आप ऑपरेशन के फौरन बाद चलना शुरू कर देंगे। आपको बहुत थोड़ी सी अच्छा, दवाई हम देंगे। एक सेकंड हाँ, नुसरत, आपने इस चीज को नहीं आपको मैंने पहले भी एक दो दफा बताया है कि जिस चीज को आपने डिफेंड करना है, पहले उसकी अच्छी बातें करें, दूसरों की बुराइयां ना शुरू करें। आप फिर वही तो सर गलती ये करते हैं। थोड़ी दवाई स्पाइनल नहीं की है। नहीं, अच्छा, फिर और जल्दी आप आपको मैं चलेंगे हिंट भी दे रहा स्पाइनल हूँ, के? मेरी बात सुने, आपको मैं हाँ। हिंट भी दे रहा हूँ, स्पाइनल के बाद कैसे चलेगा फौरन? नहीं नहीं सर, ऑपरेशन नहीं ना, हो जाने ये के बाद बात चलेगा। देखिए, मेरी बात सुने, एक सेकंड हौसला करें। तो अच्छा। मोबिलिटी जीए में ज्यादा पहले बेहतर होती है या स्पाइनल में पहले बेहतर होती है? वो बहुत बेहतर होती है। अगर आपने उसको स्पाइनल लगाया है या जी। आपने उसको शॉर्ट जीए दिया है तो उसके अंदर पेशेंट विल बी एबल टू बी मोबाइल अर्ली इन विच केस? ये आप बिला वजह, ये चीज उसकी सुपीरियरिटी नहीं है। जो सुपीरियरिटी है वो आप बता नहीं रही हैं। सुपीरियरिटी उसकी पोस्ट ऑफ पेन है, सुपीरियरिटी उसका खून जमने का, एम्बोलिज्म के चांसेस कम है, सुपीरियरिटी ब्लीडिंग के चांसेस कम है, सुपीरियरिटी ये है कि आप एंड पे आप उसकी जी बुराइयां सर। करें। आपको मैंने हिंट भी दिया, फिर आप वही, और वो तो फिर उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स हैं दूसरे की, वो बताने से पहले जो इसके फायदे हैं वो बताएं। आप पहले भी, आपको याद करें, मैंने आपको पहले भी इस बात पे टोका था। हाँ सर। ठीक है, तो प्लीज, ठीक है, ये आप सही बताया, गलत नहीं बताया, लेकिन और ये चीज इतनी कोई कंपेलिंग पॉइंट नहीं है। स्पाइनल के अंदर तो डिले हो सकता है, स्पाइनल के अंदर यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, तो मतलब चांसेस तो होते हैं ना। तो जो जो ज्यादा आप जो वो चीजें बताएं कि भाई इसमें आपको सांस की नाली में नहीं देनी पड़ेगी, पहले ये बता के इसके अंदर खून बहने के भी चांसेस कम होते हैं, आपको ऑपरेशन के बाद भी आपको कई घंटे तक आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी। ठीक है, और ये है कि जो है वो जब आप घर जाएंगे तो आपके लिए पूरी बेहोशी में आपको दवाई के असरात बाद में भी हो सकते हैं। ये इस तरीके से बात करनी है। और सर ये वोमिटिंग का तो बोल रहा है ना कि उल्टी की शिकायत? अच्छा, स्पाइनल में उल्टी नहीं हो सकती? सर पोस्ट ऑफ जीए में तो पोस्ट ऑफ ये ज्यादा होता है ना। ठीक है, एक्सेप्टेबल बात, ठीक है आपकी, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। पॉलीफार्मेसी और साइड इफेक्ट्स बोल रहे हैं कि जो जितनी ज्यादा दवाइयां देंगे तो उनकी वजह से उसकी मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियां हो सकती हैं। तो ओपियाइड्स नहीं देंगे ना, तो ओपियाइड्स की ना होने की वजह से जो है होता है, लेकिन इसके अंदर भी हो तो सकती है ना, हाइपोटेंशन की वजह से या वेगल स्टिमुलेशन की वजह से। तो ये एक है। अच्छा, फिर उसके बाद जी सर एक पॉइंट मैं बताऊं? जी मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता है। सर एक दो पॉइंट इसमें और ऐड हो सकते हैं कि हम जैसे हम उसको काउंसल कर रहे हैं तो वो एक लेमैन है, उसको कुछ पता नहीं है, तो अगर हम उसको उसकी ये बात बताएंगे कि ये कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो नीचे टांग के हैं या नीचे वाले पेट के हैं जिसमें कि हम ये आधी बेहोशी देंगे तो उसी से ये सर्जरी पूरी हो सकती ऑपरेशन, तो इसलिए हम आपको ये देना चाहते हैं। और फिर उनको फिर हम ऑप्शन पे रख देंगे कि आप इस पे फिर ये बताइए कि आप कौन सा करवाना चाहते हैं, लेकिन ये इस आधे बेहोशी से ही ये ऑपरेशन पूरा कामयाब हो सकता है, तो फिर इसलिए हम दे रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है ना वैलिड, के वो समझ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन सर उसको स्टार्ट में हमने यही तो कहा ना कि जो है एक बड़ी बेहोशी होती है, ठीक है, और एक आधे हिस्से को हम बेहोश करते हैं, सुन कर देते हैं।
जैसे ये एक सुबह शुरू का एक पॉइंट मैंने दिया था, तो उसके अलावा भी सर उसको मजीद वो करना है इस चीज में। आप जिस चीज को सेल प्लीज करना सर, चाह रहे हैं, एक बात और भी ये कह सकते हैं कि वो ये कहते हैं अक्सर पेशेंट यही बोल रहे होते हैं कि हमें तो सोना है, हमें महसूस नहीं हो, तो हम उनको ये दे सकते हैं कि हम आपको हल्की नींद की दवाई साथ में दे देंगे जिसकी वजह से आपको पता नहीं लगेगा, और जब तक आपका ये ऑपरेशन हो रहा होगा उस वक्त तक आप तकरीबन मतलब गुनूदगी में होंगे, तो आपको ये नहीं महसूस होगा कि आपका ऑपरेशन है, क्योंकि थोड़े से ये ओल्ड एज या मिडिल एज जो होते हैं ये थोड़े से कॉन्शियस होते हैं कि हमें ऑपरेशन हो रहा है, हमें पता ना लगे। तो ये अगर हम काउंसिल कर देते हैं उनको पहले तो बहुत नहीं effective होता ये है। आप ये भी बता सकते हैं, ये भी बिल्कुल आप बता सकते हैं, लेकिन ये अगर वो कंसर्न शो करे तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है। ठीक। अच्छा, और इसके अलावा काउंसलिंग के रेफरेंस से एपिड्यूरल के लगाने की भी आ सकती है, ठीक है, कि आपने एपिड्यूरल लगाना है तो उसके लिए आपने क्या बताना है, उसके अंदर सारे आपको कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने पहले कवर कर लिए हैं। अच्छा, एक पेशेंट को ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद उसको ना ऑपरेशन अवेयरनेस हो गई है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसको सारे ऑपरेशन की सारी आवाज़ें आती रही हैं। तो अब उसकी जो है ना वो सिजेरियन सेक्शन हुआ था उसका, ठीक है, तो आप पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में गई हैं, तो आप कैसे उसको काउंसिल करेंगे? आयशा, अब आपका माइक ठीक हो गया है? और वाइवा कैंडिडेट कोई है इस वक्त? अच्छा, सारा बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सारा है और मुझे पता चला आपके डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको बेहोशी के दौरान इस किस्म के मसाइल का सामना पड़ा है कि कुछ आवाज़ें आई। आप मुझे वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं कि आपने क्या सुना है और आपको क्या महसूस हुआ है, जी क्या पूरे तकलीफ हुई थी आपको? सारे वो बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, मुझे सारी आवाज़ें आ रही थी, सारा मुझे पता चल रहा। मैं इस पे आपसे बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ और मुझे बहुत अफ़सोस है कि आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ा और ऐसा यकीनन होना नहीं चाहिए था। बेहोशी हम जब देते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि अब मरीज़ को अपने इर्द-गिर्द की बातों का पता ना चल सके और ना ही उसे दर्द महसूस हो सके। और लेकिन आपके साथ ये हुआ, मुझे बहुत अफ़सोस है और मैं इस पे आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन होता ये है कि आपका जो था ऑपरेशन जो था, जो कि मैंने आपकी अभी फ़ाइल चेक की है, तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं आपकी फ़ाइल देख के आई हूँ कि उस आपके ऑपरेशन के दौरान आपका जो ब्लड प्रेशर था वो बहुत नीचे गिर गया था। जब बच्चे के सिजेरियन सेक्शन के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि बेहोशी में अगर सिजेरियन सेक्शन हो रहा हो, तो हमें आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो हम बेहोशी की दवाई देते हैं, उसको कम करना बढ़ाने के लिए जो हम उस बेहोशी की दवाई देते हैं, उसको कम करना पड़ता है। और उसके कम करने से ये होता है कि ज़ाहिर है अब उसकी जो मिकदार आपके दिमाग तक पहुँचनी चाहिए, वो पहुँच नहीं पाती और जब वो पहुँच नहीं पाती, तो ऐसा रेयर इंसिडेंट्स में बहुत शाज़-ओ नाज़िर ही ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट को इर्द-गिर्द के माहौल की आवाज़ें और वो एक तरह से उससे उसको पता चलने लगता है कि उसके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। और जो कि यकीनन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उस दवा को हम इस मिक़दार में दें कि पेशेंट जागे नहीं। लेकिन होता ये है कि इसमें हमें आपका फ़ायदा और नुकसानात देखने पड़ते हैं। अगर हम आपके ब्लड प्रेशर को उस वक़्त गिरने देते और बेहोशी की दवा चलने देते, तो उससे होता ये कि आप तो सोती रहती, लेकिन खुदा ना ख़ास्ता आपकी जान का खतरा हो सकता था और आपकी जान को नुकसान पहुँच सकता था। आपकी जान को बचाने के लिए आपके वसीतर मफ़ाद में जो बेहतर था, वो हमने किया है और ये तो आपकी इस दवाई सिलसिले में ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए कोई और आप दवाई नहीं दे सकती थी? आपने बेहोशी क्यों कम कर दी? ये देखिए, तो होता कोई ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें 2-3 तरीके होते हैं। एक ये कि हम वो दवा दें जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, दूसरी बात ये कि
ब्लड प्रेशर गिरने की सारी वजूहात को रोक दें। तो ब्लड प्रेशर गिरने की एक वजह ये होती है कि बच्चादानी से खून रिसता है, और जितनी बेहोशी की दवा मिलेगी उतना ज्यादा बच्चादानी से खून रिसना शुरू हो जाएगा। मैं अगर आपको अपनी मेडिकल टर्म में बताऊं तो उसमें हम रिलैक्सेशन का वर्ड, बच्चादानी रिलैक्स होने लगती है और उससे जो है खून रिसना शुरू हो जाता है। जब मैं अपनी बेहोशी की दवा कम करती हूँ तो होता यह है कि उससे फिर खून रिसना कम हो जाता है। अगर मैं आपके खून को रिसने देती और दवा कम ना करती तो खुदा ना खास्ता आपकी जान को भी खतरा हो सकता था और आपकी बच्चादानी निकालने की भी नौबत आ सकती थी। तो मैंने उस चीज को, ये हमारी अच्छा हमारी एथिक्स भी हमें इस बात की इजाजत देती हैं ठीक है। अच्छा, आप और मुझे ये हमारी बताएं, ट्रेनिंग में भी। एक सेकंड, सारा खत्म हो गया है, कोई और बात बतानी है आपने? सर अभी बतानी, अब ठीक है, मैं जो कुछ हुआ उस पे बहुत माजरत खा हूँ, और मैं आपको चाहूंगी कि आप मेरे से जो सीनियर एनेस्थेटिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि हमारे हेड हैं, आप उनसे भी मिलें और आपकी जो आपका जो परेशानी का आपको सामना करना पड़ा है आप उन्हें भी बताएं। और दूसरी ये कि अगर आप कोई कानूनी हेल्प लेना चाहती हैं तो आप बिल्कुल वो भी ले सकती हैं, लेकिन मैं इस पे माजरत खा हूँ और मैंने क्योंकि आपकी रिपोर्टें देख ली हैं, तो वो आपका बेहोशी का सारा जो चार्ट था वो देख लिया है, तो मुझे उसका वजह पता चल गया है कि उसमें किसी की, मेरी या किसी मेरे अमले की गलती से ये नहीं हुआ जो आपके साथ हुआ है, बल्कि ये हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए हमने बस समझा। और मैं आपको इसका डेटा बताती चलूं कि बच्चेदानी के ऑपरेशन या जो कि सिजेरियन सेक्शन जिसे हम कहते हैं उसमें, और ट्रॉमा के ऑपरेशन जैसे किसी को कोई इमरजेंसी में जो ऑपरेशन कर, इसके अलावा जो दिल के ऑपरेशन होते हैं उन सब में इस चीज का सामना करना पड़ सकता है। बाकी मैं अच्छा आपसे नहीं, माजूर खा हूँ अच्छा बहुत। देखें, आपने एक ही बात को बार बार रिपीट किया। आपने अवेयरनेस के रेफरेंस से साइकेट्रिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया, आपने किसी दवाई का जिक्र नहीं किया। आप उस वक्त हाइपोटेंशन कह रही हैं, आप ब्लीडिंग का नहीं कह रही। ब्लीडिंग की वजह से होती है ना ये आमतौर पे सिजेरियन सेक्शन। जी सर। तो आप एक 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 ही चीज को सिर्फ बार बार बताया आपने, ठीक है? ये इतनी टेक्निकल चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको यही तो मैं बता रहा हूँ कि टेक्निकल चीजें नहीं बतानी, आप फिर टेक्निकल चीजें बता रही हैं। और दूसरी बात ये कि आपको ये किसी ने यहाँ पे लिखा है कि ब्रायन कॉस्टनर, देखें अवेयरनेस के अंदर अगर आपको अवेयरनेस को एवेलुएट करना है वो एक अलग कहानी है, लेकिन जब आपको वो बता रहे हैं कि वो मुझे आवाजें आ रही थी तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्लिसिट मेमोरी ही है ना, ठीक है? तो एक्सप्लिसिट मेमोरी यही होती है ना कि कंप्लीट रिकॉल, और इम्प्लिसिट होती है कि हाफ गजनी फिनोमेना, ठीक है? आधी बात होगी आधी, तो उसके ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो आपने जी साइकोलॉजिकल का कोई साइकेट्रिस्ट का नहीं बताया सर। आपने तो आप सीनियर एनेस्थेटिस्ट से आपने उससे उसको वो क्या फायदा होगा सीनियर एनेस्थेटिस्ट से, वो क्या करेगा, ठीक है? तो वो चीजों को नहीं नहीं नहीं, फायदा कोई नहीं ना। देखिए गैर जरूरी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। आपने पिछले वाले से ये बिल्कुल आपने खराब बताया, मतलब इसके अंदर आपने सारी गैर जरूरी बातों को पर फोकस किया है। जो मेन बात है साइकेट्रिस्ट, देखें अवेयरनेस हो गई है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिस्ट के बगैर आप कैसे हेल्प करेंगे मुझे बताएं? जी सर, साइकेट्रिस्ट मैंने मिस कर दिया। और दूसरे दूसरे आपने ये है कि हमने तमाम आलात सारी चीजें हमने पहले चेक की थी कि जिसके जरिए हमारे जो मशीनें की तरफ से कोई मसला नहीं, क्योंकि जब इस तरह का मसला होता है तो कभी कभी बेहोशी की अगर मशीन सही ना हो तो उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। लेकिन आपके केस में आपको बहुत ज्यादा खून बह रहा था, खून बहने की वजह से अगर हम बेहोशी भी पूरी तरीके से देते रहते तो आपकी तो जान को खतरा हो जाता। तो इसलिए हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था कि हम बेहोशी की मिकदार को कम करते। हमने आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने की भी दवाई दी थी लेकिन वो काम नहीं कर रही थी, ठीक है ना? आपने उसको खुद मौका दे दिया ना कि वो, मैंने आपसे कहा कि कोई और तरीका नहीं था। ये वहां पर एक फुल टाइम ड्रामा करना होता है कि भाई मैंने तो सब कुछ कर लिया था, मैंने दवाइयां भी दे दी थी, मैं आपको खून भी दे रही थी, लेकिन उस टाइम पे अगर मैं बेहोशी की दवाइयां देती तो आपको ये मसला और भी ज्यादा हो जाता, आपकी जान को खतरा हो जाता, ठीक है? जब आपने ये बात कर दी ना तो आपने डिफेंड कर लिया, ठीक है? अच्छा, एक अभी कुछ पिछली दफा किसी को टॉक्स में आया है ये ऑर्गन डोनेशन के रेफरेंस से कि एक पेशेंट आईसीयू में है, उसका ब्रेन डेड हो गया है, उसको ऑर्गन डोनेशन के लिए आपने उसके अटेंडेंस को कैसे काउंसिल किया? जी नुसरत बताओगी? ठीक है सारा, आपको समझ आ गई ना गलती?
जी सर बिल्कुल। कोशिश ये जी सर, करें मैं कि थोड़ा सा एक ऐड करूंगा सर, एक्सक्यूज मी सर। उसमें हम मैक के बारे में बता सकते हैं थोड़ा कि हमने जो है ना वो अपने यानी कि एक आपको बेहोशी के लिए दी हुई थी, मगर हर आदमी की जो नींद की जो एक मकदार जरूरत नहीं दवाई है। होती है मैं समझ नहीं गया है। आपकी बात, लेकिन इसकी जरूरत ठीक, नहीं है ना। मैक देखिए को टेक्निकल चीजें वहां पर वो नहीं। आप काउंसलिंग इज फॉर अ स्ट्रीट बॉय, ठीक है। काउंसलिंग इज नॉट ठीक, फॉर एकेडमिक्स। सही। आपने कोई कोशिश ये करनी है कि कोई टेक्निकल वर्ड यूज ना करें, इंग्लिश ना यूज करें, आम फहम अंदाज में समझाने की कोशिश करें, ठीक है। और एक बात, और दूसरी बात ये कि वो आपने कोई रियल टाइम चीज भी नहीं साबित करनी। आपने सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट करना है जिस ड्रामे में आप का डिफेंस मजबूत हो। बस कोशिश ये करें, काउंटर क्वेश्चन करें। जैसे दांत टूटने का है तो वो दांत टूटने का वो अभी अच्छा, आपने एक और इसमें सारा आपने आपको फंसाने के लिए एक लफ्ज बोल दिया था कि आप कानूनी काम कर सकते हैं। कानूनी अगर वो आपको नहीं बोल रही तो आप उसको खुद बता रही हैं कि कानूनी जाके मेरे पर केस सर कर दो। ये लीगल ऑप्शन खुद ही देते हैं ना वैसे तो। नहीं 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 नहीं, ये लीगल ऑप्शन को आप अपने दिमाग के अंदर रखें। अगर वो उसको उन्होंने सिखाया हुआ है तब आप ये, एक हमारे टॉक्स की प्रैक्टिस में एक हमारे बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे, उनसे ये जब बात की ना दांत टूट गया तो उसने कहा मैं तो आपको कोर्ट में ले जाऊंगा। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? वो हंसने लगे सब इस पे। उन्होंने कहा कि आप जाना चाहते हैं तो चले जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। इस तरह की कोई बात नहीं करनी। लेकिन अगर वो कहें तो हम ये कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल आपका आपका कानूनी हक हक है कि आप ये आपका इस्तेमाल हक करें। है, लेकिन खुद से आपने आप एल मुझे मार नहीं करना। अच्छा सही। समझ गए ना? इन दोनों बातों में डिफरेंस है ना। ओके सर। अगर वो अग्रेसिव हो रहा है, अगर वो कह रहा है मैं तो आपकी शिकायत लगा दूंगा, फिर आप ये बोल सकते हैं। नॉर्मल अंदाज में जरा रियल टाइम सोचें। कोई मसला हो जाए तो आप खुद उसको कहते हैं कि अगर आपको कोर्ट में जाना तो आप चले जाए, नहीं कहते ना? ठीक है। नहीं अच्छा, सर। ऑर्गन डोनेशन वाला कौन बताएगा? ये तो नुसरत ही बताएगी। सर मैं बता दूंगी, लेकिन सर मैं जो है कुछ लॉजिक्स नहीं दे पाऊंगी काउंसिल करने के लिए। तो मैं लेकिन आपके पास तो हर चीज में लॉजिक होती है, लॉजिक निकाले ना। सर वो सही चीज की लॉजिक नहीं होती, गलत चीज की लॉजिक दे देती हूँ। तो सर उसमें ये है ना कि जैसे अगर सपोज मैं लिवर के लिए काउंसिल कर रही हूँ तो फिर मैं उसमें जैसे जाहिर बात है कुछ रेफरेंसेस देने हो कि जी देखें ऐसा तो नहीं है कि देखिए मेरी बात सुनिए, इसके अंदर आपने सिर्फ ये कहना है कि देखें आप इसमें इस तरह से बात कर सकते हैं कि देखिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि इसका इस तरह का अगर उन्होंने कोई सिनेरियो नहीं दिया तो आप ओपन कर दें। वो हो सकता है सिनेरियो करेंगे ब्रेन डेड पेशेंट फॉर व्हाट, यंग पेशेंट है, कोई इसको ट्रॉमा हुआ है, या अगर वो नहीं बताते तो आप कहें कि देखें आपका मरीज के जो है वो इस तरह की सर पे चोट लगी थी जिसकी वजह से उसका जो है दिमाग का जो है उसका खून की सप्लाई ऐसी हुई कि उसका दिमाग जो है ना वो असल में जो है वो सिर्फ हम सपोर्ट जो हम लोगों ने जान बचाने के लिए जो हम उसको मसनूई तौर पे ऑक्सीजन दे रहे हैं और सारी दवाइयाँ दे रहे हैं जिससे उसका जो है ना वो ब्लड प्रेशर का सिस्टम चल रहा है, उसके दिल की धड़कन चल रही है, लेकिन असल में उसकी मौत वाक़ई हो गई है। ठीक है, दिमागी तौर पे उसकी मौत वाक़ई हो गई है। तो अगर दिमाग का ऐसा होता है कि अगर एक दफ़ा दिमाग ख़त्म हो जाए तो दोबारा वो ठीक नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं। तो उन टेस्टों के बाद यही सारे पूरे पैनल ने पूरे डॉक्टर्स का जो है वो पूरा एक पैनल बैठा है और सब लोगों ने 4-5-6 डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पे तसल्ली कर ली है। हम लोगों ने खून के सारे टेस्ट भी करा के देख लिए हैं, तो कोई ऐसी चीज़ कोई हमारे पास शक बाकी नहीं है। अब ये है कि क्योंकि ये जवान आदमी था और इसकी सारी चीज़ें, इसके सारे जो अज़ा हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं। तो ये जो है ये अब हमारे इसके अंदर ये है कि कुछ हमारे मरीज ऐसे हैं जिनको इनके कुछ अज़ा जो इसकी ज़रूरत है जिससे उनकी जान बच सकती है। तो ये आपको सिर्फ हमारा बताना फ़र्ज़ बनता है। हम आपसे ज़ाहिर बात है जो आपकी इजाज़त होगी वो हम उसके मुताबिक ही फ़ैसला करेंगे। लेकिन ये हमारा पूरा ये इस तरह की और अज़ा की पैवंदकारी का है ये शोबा जो इस तरह के मामलात को डील करता है। और अब उसमें ये है कि बहुत सारे जो मज़हबी हैं उलमा, उनका भी इसमें फ़तवा मौजूद है कि जान बचाने की खातिर इस तरह का काम करने में कोई हर्ज नहीं है।
तो ये है कि ये आपके तो बच्चे की जान चली गई है या उसके बचने के अब जो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यही चीज़ जो है वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ साबित हो जाए। तो लेकिन ये है कि ये आखिरी जो फैसला है वो आपका है, जैसे आप कहेंगे उस तरह से हम करें। बस इतना मेरे ख्याल से यही पॉइंट्स हैं जिसके अंदर ये आपका स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कोई काउंसलिंग के रेफरेंस है? सर एक फेस मास्क का भी आता है, फेस मास्क फोबिया जो होता है जिनको। फेस मास्क फोबिया, अच्छा फेस मास्क फोबिया को किस तरह करेंगे कि बेसिकली देखें, वो फेस मास्क का इस तरह बता सकते हैं कि हमारे पास इस तरह के मास्क हैं, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उसको फिट कर लें। इस तरह के मास्क है जिसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ जायकों की खुशबू आ रही होती है। पाकिस्तान में तो बदबू आ रही होती है ना, यहाँ पर बच्चों के लिए लेमन फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर फेस मास्क होते हैं, ठीक है। तो वो एक तो चीज़ ये है कि वो बच्चों को उससे नहीं होता। दूसरी बात ये है कि आप उसको ये बता सकते हैं कि हम कोशिश ये करेंगे कि उसको जो है, जो उसका जो दूसरा मास्क होता है जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, उससे आप प्री ऑक्सीजनेट कर लें, और जैसे ही उसके बाद आप उसको जब दवाई दें तो उसके बाद आप उसके ऊपर वो वाला मास्क रख लें। इस तरह कर सकते हैं, प्री मेडिकेशन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनके से आप कर लेंगे। आप ज़बरदस्ती तो नहीं करना ना उसके साथ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि इमरजेंसी हो तो फिर आप उसको लाइक ये कि यू विल हैव टू डू इट। लेकिन ऐसी सिचुएशन वो आपसे काउंसलिंग के स्टेशन में एटलीस्ट नहीं पूछेंगे, ठीक है। देखिए जीए वर्सेस रीजनल होता है, एपिड्यूरल होता है, अवेयरनेस होता है, जो है वो दांत टूटने का होता है, और कोई काउंसलिंग में एमएच होती है। अच्छा, एक पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो गया इंट्राऑपरेटिव, उसमें भी तकरीबन वही सारी बातें जो हम एक के अंदर हम लोगों ने मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और एनाफाइलैक्सिस के रेफरेंस हमने कर लिया है। लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी का कह सकते हैं, इंट्राऑपरेटिवली फॉर एनी रीजन कार्डियक अरेस्ट हो गया है, आईसीयू के अंदर पेशेंट एडमिट है, तो आपने उसमें कहानी यही सुनानी है, कहानी सुनानी होगी आपने कि भाई देखें तमाम हर तरह की जो दवाइयाँ थी, हर तरह के जो हमारे पास आलात मौजूद थे, या जो तरीके हो सकते थे, जो टेस्ट करवाए जा सकते थे, जो दवाइयाँ लगाई जा सकती थी, जो तरीके आजमाए जा सकते थे, सब किया। लेकिन उसके बावजूद जो है इनके जो है ना वो दिल की धड़कन बंद हो गई है। तो हम जो तमाम उसका जो तरीकाकार होता है, जो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उसके ज़रिए हमने बचाने की कोशिश की है। लेकिन जो है वो 50 मिनट से हम कोशिश कर रहे हैं, हमने झटके भी दिए थे, हमने हर तरह की दवाइयाँ दी थी, दिल के अंदर डायरेक्ट जो दवाइयाँ देते हैं वो भी दी थी, सारा कुछ किया था, लेकिन फिर भी आपके मरीज़ की जान नहीं बच सकी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों के अंदर बेसिक जो प्रिंसिपल है ना, वो ये याद रखें कि नॉन टेक्निकल लफ्ज़ नहीं यूज़ करने। आपको पहले उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि उस टॉपिक में क्या कुछ होता है। जब आपको पता होगा तो आपको उस हिसाब से आप कर लेंगे। अगर क्या नाम है उसका, दांत टूटने का है तो कोशिश करें कि एयरवे, डिफिकल्ट एयरवे का सिनेरियो लें, ठीक है। अच्छा, जो रीजनल है उसमें आप पहले जो रीजनल दे रहे हैं उसके फायदे बताएं, फिर आप जीए के की बुराइयां करें, ठीक है। लेकिन वो हमारी टिपिकल, हम अपनी आदत से मजबूर है, पहले लोगों की बुराइयां करते हैं अच्छी बात बताने के बजाय। वो इसलिए टेंशन की बात नहीं है, ये हमारी पाकिस्तानी कौम की है, पर शायद बहुत सारी कौमों की ये आदत है दूसरों पे कमेंट्स करना। हम सब, मैं भी शामिल हूँ इसमें, मैं भी यहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है। हमारी अनइंटेंशनल बन गई, तो वाइवे में आप इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। तो काउंसलिंग के रेफरेंस से अगर कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, भी मेरा दिमाग माउफ हो गया, मुझे और कोई चीज़ याद नहीं आ रही काउंसलिंग करके, अब हम कुछ थोड़ी सी बात कुछ और कर लेते हैं। अगर काउंसलिंग की कोई चीज़ रह गई है तो कल इंशाल्लाह काउंसलिंग में जो चीज़ रह गई है वो कर लें। अच्छा, अब आसान, आपको ये ज़हन में रखें कि आप जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितनी, चाहे वो टैकीकार्डिया है, ब्रैडीकार्डिया है, हाइपोक्सिया है, उसके बाद जो है आपकी एयर एम्बोलिज्म है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, फैट एम्बोलिज्म है, एरिथमियाज हैं, बोन सीमेंट सिंड्रोम है, हाई स्पाइनल है, टोटल स्पाइनल है, उसके बाद जो है वो एनाफाइलैक्सिस है, डिफिकल्ट एयरवे है, इसमें से कोई भी चीज़ वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये, और वो आपके पास आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आपने बताना है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। कॉमन बातें याद रख लें, कॉल फॉर हेल्प, इमीडिएट इन्फॉर्मिंग द सर्जन, मेजॉरिटी केसेस में आएगा कहीं ना कहीं से, रिमूव द कॉज, ठीक है। अप्रोच विल बी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। I will make sure patient's airway is secure, patient is breathing well,
पेशेंट्स IV लाइंस आर पेटेंट एंड फ्लूइड्स आर गोइंग, या दवाई जो आप देना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने डिसेबिलिटी और एक्सपोजर और उसकी तरफ जाना है, जहां पर जिस तरह के सिनेरियो में होगा। अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के बाद आपने एट्रोपिन देनी है, या आपने एड्रीनालिन देना है, या आपने हेड डाउन करना है, तो आप उसके बाद बता दें, ठीक है। इमीडिएट 100% ऑक्सीजन कन्वर्ट, मेजॉरिटी केसेस के अंदर आपको कन्वर्ट टू मैनुअल वेंटिलेशन, ठीक है। ये मैं आपको जनरल तमाम कॉम्प्लिकेशंस को बताने का तरीका बता रहा हूँ, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा चीजें फिट होती जाएंगी। अगर एयर एम्बोलिज्म होगा तो आपने हेड साइड डाउन करके आपने सर्जन को इन्फॉर्म किया, उसने बोन वैक्स लगानी शुरू कर दी, हेड डाउन किया। अगर CVP या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है तो आप उसके जरिए उसको एस्पिरेट करने की कोशिश करेंगे, ये एक्स्ट्रा चीज है। बाकी अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो वी विल डू क्या नाम है उसका, CPR अकॉर्डिंग टू CPR गाइडलाइंस, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, और एक जुमला आपने और बोलना है कि इवैल्यूएशन, रिससिटेशन एंड मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड। आई विल लुक फॉर पॉसिबल कॉजेज इन द एनेस्थीसिया को, कि आप देखेंगे कि किसी भी के हो सकता है कि एनेस्थीसिया या इनएडिक्वेट हो या ओवर हो, कोई दवाई ज़्यादा की ज़रूरत हो या दवाई कम करने की ज़रूरत हो, कोई चीज़ स्टॉप करने की ज़रूरत हो या कोई चीज़ इनिशिएट करने की ज़रूरत हो। और जो रिवर्सिबल फैक्टर्स हैं उनको आप देखेंगे, जो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, मल्टीमोडल एनाल्जेसिया, उसका कहीं ना कहीं से किसी में जिक्र आएगा, किसी में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर एयरवे कोलैप्स हो रहा है या एयरवे की मैनिपुलेशन है या ऐसी कोई चीज़ है, तो या तो आपने कहीं पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशन, आपने लेरिंगोस्पेज़म हो गया तो आप उसमें CPAP, सक्शन, लार्सन मैनूवर, जॉस थ्रस्ट, चिन लिफ्ट, उससे स्टेप नहीं होता तो अगले स्टेप में आप प्रोपोफोल लो डोज आपने दे के दिया, आपने उससे नहीं हुआ तो आपने लो डोज सक्सामेथोनियम दिया, और उससे भी नहीं हुआ तो आपने फुल डोज करके उसको वेंटिलेट किया, इंटुबेट कर दिया। अगर पल्मोनरी एडीमा हो गया है तो आपने उसको नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडीमा के लिए आपने उसको पीप देनी है और आपने उसको वेंटिलेट करना है टिल, और डायूरेटिक्स देने, ठीक है। अगर डायूरेटिक्स देने से या डायूरेटिक्स देने से पहले पेशेंट हाइपोटेंसिव है तो आपने उसका पहले वेज़ोप्रेसर या आनियोट्रोप देके आप उसका ब्लड प्रेशर बिल्डअप करेंगे और उसके बाद आप उसको डायूरीज करेंगे, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे फैट एम्बोलिज्म हो गया है तो हमने ये कई दफ़ा डिस्कस किया, उसमें भी बेसिक बात सारी यही है, स्टॉप करेंगे, फिक्स करने की कोशिश करेंगे, फौरी तौर पे सर्जन के साथ डिस्कस करेंगे, इनिशियल जो मैनेजमेंट होगी वो सपोर्टिव होगी, वही एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन की बात करके आप उसके अंदर चाहेंगे, और पेशेंट जब स्टेबलाइज हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन होगी कि अगर किसी तरीके से टेम्परेरीली वो फ्रैक्चर साइट फिक्स हो सकती है ट्रैक्शन वगैरह से, तो आप उस तरफ जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट स्टेबलाइज हो गया है तो आप कोशिश रिस्क वर्सेस बेनिफिट करके डिसाइड करेंगे कि आपने सर्जरी को प्रोसीड करना है या आपने उसको ICU में शिफ्ट करना है, ठीक है। एयर एम्बोलिज्म के बारे में बात कर ली, फैट एम्बोलिज्म के बारे में बात कर ली, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है कि कोई ऐसा सिनेरियो होगा जिसमें कोई रिस्क फैक्टर होगा, रिस्क फैक्टर के रेफरेंस से आपने चीज़ देख ली, आपने वही सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, वही सारी चीज़ें, और उसके बाद इनिशियल स्टेबलाइजेशन के बाद आपको थ्रोम्बोलिटिक्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वो आप थ्रोम्बोलिटिक, आप कार्डियोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट करेंगे, आप उसके पोस्ट ऑपरेटिव ICUs का अरेंज करेंगे और आप उसको थ्रोम्बोलिटिक्स देंगे। अगर सर्जरी इंट्रा ऑपरेटिव है तो आपको मिनिमम उसमें करके आपको सर्जरी को पैकअप करना पड़ेगा, या आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिस्क वर्सेस बेनिफिट देके आपने क्योंकि उस टाइम पे उसका जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो थ्रोम्बोलिटिक्स ही है, लेकिन आप ये देखेंगे कि वहां पर आप उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, तो उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन के बाद रिस्क वर्सेस बेनिफिट से आप करेंगे। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें री एम्बोलिज्म होने का खतरा है तो आप अल्टीमेटली फिल्टर की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आप इमीडिएटली आप जो बेड साइड इन्वेस्टिगेशन तमाम उसके अंदर आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का जहन में रखना है, आपने जो बेड साइड इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं आपने बेड साइड इन्वेस्टिगेशंस का जिक्र करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बाद जाके फिर आपने दवाइयों की तरफ कोशिश करनी है कि जाएं। हाँ, एक्सेप्शंस होंगी, जैसे अगर ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स हो गया, सडन ब्रेडिकार्डिया हो गया, तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन स्टॉप द सर्जन इमीडिएटली, और आपने 100% ऑक्सीजन करके आपने साथ एट्रोपिन फौरन दे देनी है, ठीक है। तो आप बेसिकली आपको वो चीज़ें आपको मुख्तलिफ सिनेरियोज के अंदर मुख्तलिफ आएंगी। टैकीकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है या हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, यूजुअली आपने ट्रीट द कॉज, और आपने दिमाग के अंदर ये रखना है कि कुछ आप एनेस्थेटिक फैक्टर्स बताएं, कुछ आप पेशेंट फैक्टर्स बताएं, कुछ आप सर्जिकल फैक्टर्स बताएं, ठीक है। उस हिसाब से कोई ना कोई चीज़ होगी।
तो वो आपको आगे, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ होगी तो आप बताएंगे ना। अगर आपके दिमाग में अन्य काम होगा, बिल्कुल ब्लाइंडली ये बेतरतीब शुरू करेंगे, तो आप आधी बात बताएंगे, आधी बात नहीं बताएंगे। ये डिफॉल्ट याद रखें कि कोई भी चीज़ के अंदर आपने जब टारगेट करना है तो एनेस्थेटिक फैक्टर, सर्जिकल फैक्टर और पेशेंट फैक्टर, और ये मुंह से ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं एनेस्थेटिक फैक्टर्स देखूंगी, मैं सर्जिकल फैक्टर में देखूंगी, तो ये ऑब्वियस होगी चीज़, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है इतनी लंबी कहानियां सुनाने का। आप देखेंगे, मैं तरतीब से एनेस्थीसिया सबसे पहले आ जाएगा। अगर किसी चीज़ के अंदर दवाई कोई देनी है या आपने कोई एनेस्थीसिया की डेप्थ बढ़ानी है या कम करनी है, तो वो ऑब्वियसली वो पहली चीज़ें वही आ जाएंगी, हाइपॉक्सिया, हाइपरकार्बिया, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर इक्विपमेंट से रिलेटेड बात है, सक्शन से रिलेटेड बात है, ट्यूब किंक हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गया है सर्किट, ठीक है, कोई लाइन ब्लॉक हो गई है, गलत रीडिंग आ गई है, रेनवस रीडिंग आ गई है, एंडोट उसकी ईसीजी की लीड्स निकल गई हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है ना। तो ये आपने सारे इस तरीके से बताना है। हाइपॉक्सिया का एल्गोरिदम अक्सर पूछ लेते हैं, रेज्ड एयरवे प्रेशर का एल्गोरिदम पूछ सकते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट इंटुबेशन आप कर रहे थे, प्रॉब्लम हो गई, क्या करेंगे। आपने दिमाग के अंदर आपके डिफिकल्ट एयरवे सोसाइटी का एल्गोरिदम होगा, लेकिन आपने तरतीब याद में रखनी, और आप लोगों ने एयरवे को पूरा डिटेल से डिस्कस किया था। डिसाइड किस चीज़ पे करते हैं, या तो पे अर्जेंसी ऑफ सर्जरी पे डिपेंड करते हैं, या एस्पिरेशन के रिस्क के रेफरेंस से करते हैं, या ये देखते हैं कि वो प्रोसीजर उस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता। जनरली जो है, अगर इलेक्टिव सर्जरी है तो आप उसको मरीज को उठाएंगे, अगर इमरजेंसी सर्जरी है तो आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट देके आपको करवाना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरल रूल है। एयरवे के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, वो जिसने नहीं सुना वो एयरवे से रिलेटेड उसको देख सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस का आप ये रख लें, ये एक स्टेशन तो मैंडेटरी है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अलग अलग, टोक्स की इतनी परेशानी थी कि जो है वो मतलब मुसीबत पड़ी हुई थी कि टोक्स ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो यही है टोक्स, कम से कम 2 स्टेशंस आपके कॉम्प्लिकेशंस के जरूर होंगे, एक काउंसलिंग का या एक से ज्यादा उसके होंगे, उसके बाद अगले स्टेप में दूसरी चीजें आएंगी। तो कॉम्प्लिकेशंस को रट्टा मारें, ये वाइवा भी है, ये टेबल वाइवा भी है, ये ऑस्की भी है, और उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। वही चीज आपसे लॉन्ग केस में भी, सॉरी टेबल वाइवा में पूछ सकते हैं, वही चीज आपसे ऑस्की के स्टेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद अगले स्टेज में आप आ जाएं कुछ इन्वेस्टिगेशंस, ये सॉरी जो मॉनिटरिंग, ठीक है। तो मॉनिटरिंग के अंदर या इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो सबसे पहले जो चीज आप लोगों को स्टेशंस आएंगे वो ईसीजी के रेफरेंस है, ठीक है। तो ईसीजी में आपको क्या कुछ देखना होगा। ईसीजी आपके सामने स्ट्रिप है, क्या देखेंगी नुसरत, आप बताओ। जी सारा बता दो। सर ईसीजी में हम रेट, रिदम, एक्सिस और ये सर रेट, रिदम, एक्सिस से स्टार्ट करेंगे ना, फिर उसमें कोई एरिथमिया सर, और क्या देखेंगे, ब्लॉक्स, पीआर इंटरवल देखेंगे सर, ब्लॉक्स, एक मिनट, ब्लॉक्स, स्कीमिया, इन्फाक्शन, स्कीमिया, एरिथमियास, और फिर अलग अलग पी वेव्स की मॉर्फोलॉजी, पीआर इंटरवल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूटी इंटरवल, ठीक है। कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कोई फाइंडिंग्स, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको जो ईसीजी आती हैं, या वो एट्रियल फिब्रिलेशन की आती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की आती है, एट्रियल फ्लटर की आती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स की आती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो टॉल टेंटेड टी वेव्स की आ सकती है हाइपरकैलेमिया में, ठीक है। तो वो आपसे कोई ट्राई फैसिकुलर ब्लॉक, कोई बाई फैसिकुलर ब्लॉक, कोई हेमी ब्लॉक के चांसेस बहुत कम है। एक्सिस डिविएशन देख सकते हैं, हाइपरट्रोफी अगर बहुत प्रोमिनेंट है तो हाइपरट्रोफी के बारे में पूछ सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है। उसके बाद बंडल ब्रांच ब्लॉक में, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर V1 के अंदर M पैटर्न होता है, और V2 V3 के अंदर जो है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में होता है, वो W पैटर्न, इसी तरह ही होता है। फिर आपको मोटी मोटी ईसीजी की फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या फाइंडिंग होती है, जिसको राइट हार्ट स्ट्रेन जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, तो ये ही चीजें आती हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले रेट की तरफ देखें, रिदम की तरफ देखें, कोई उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री है वो अगर उसके साथ कोरिलेट बनती है वो उसके तरफ देखें,
और फिर आप तरतीब से चले जाएं। अगर रेट कम है तो आपने क्या करना है, रिदम का कोई मसला है तो आपने क्या करना है, रेट कंट्रोल होता है या रिदम कंट्रोल होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तो आप हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखिए आपने, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो आपने उसको जो है वो आपने कार्डियोवर्ट करना है, ठीक है। और अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो आपने रेट कंट्रोल करना है और रिदम कंट्रोल करना है। रेट कंट्रोल के लिए आप बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं या डाइजॉक्सिन दे रहे हैं, रिदम कंट्रोल के लिए आप एम्योडोरोन दे रहे हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, आपने उसमें अनसिंक्रोनाइज आपने उसको कार्डियोवर्जन करनी है, ठीक है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, अगर पल्सलेस है तो वो वीएफ की तरह ही करना है। अगर वो विद पल्स है लेकिन हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो उसको सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करना है। और अगर वो स्टेबल है विद पल्स है तो आपने उसमें लाइडोकेन देनी है या प्रोपेनामाइड देनी है या कोई एक दो और मेडिसिन लिखी हुई होंगी। तो ब्रेडिकार्डिया है तो आपने देखना है सिम्प्टोमेटिक है, फिर उसके बाद आपने एट्रोपिन देनी है, एट्रोपिन से नहीं होता, रिपीट करनी है, रिपीट करनी है, रिपीट करनी है, 3 मिलीग्राम तक देनी है। फिर आप नहीं होता, साथ आपको पेस मेकर की तरफ जाना है, ट्रांसकुटेनियस पेस मेकर होगा इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए, या अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उनके अंदर बीटा ब्लॉकर है, जैसे अगर बीटा ब्लॉक पेशेंट है तो उसके अंदर ग्लूकागोन या क्या नाम है उसका आपका जो है वो पेसिंग या आपकी जो है आइसोप्रेनलिन आपने देनी है, यानी कि डायरेक्ट एक्टिंग आपने दवाई देनी है, ठीक है। तो ये ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया हो गया। इस्कीमिया इन्फेक्शन है, इंट्राऑपरेटिव एमआई हो गया, तो ये भी एक क्रिटिकल इंसिडेंस के अंदर है। उसके अंदर भी यही है कि या तो देखें जब इस्कीमिया इन्फेक्शन होगा तो अल्टीमेटली हाइपोटेंशन होगी, एरिथमियाज होगा, यही होंगे ना, और उसके बाद फेलियर के साइंस आ जाएंगे, तो आपने उन्हीं को ट्रीट करना है। आपने उसमें एरिथमियाज हैं तो एरिथमियाज को ट्रीट करेंगे, हाइपोटेंशन हो रही है तो आप उसको फ्लूइड देंगे और साथ आइनोट्रोप वेज़ोप्रेसर्स देंगे, ठीक है। और आपने अल्टीमेटली कार्डियोलॉजिस्ट को करना है, जो है एंजाइम्स आपने भेज देने हैं और आपने उसको जो उस कंडीशन में जितना स्टेबलाइज हो सकता है उसमें करके आप उसको अल्टीमेटली जो है वो कैथ लैब में शिफ्ट करेंगे फॉर प्राइमरी कार्डियक इंटरवेंशन, ठीक है। या अगर उसमें उन्होंने एस्पिरिन भी देनी है या ओपियाइड मॉर्फिन तो आप दे सकते हैं। आप रिवर्सिबल फैक्टर्स जो कि कार्डियक मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो को इम्प्रूव करेंगे वो आप करेंगे। जो रिवर्सिबल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्कीमिया या इन्फेक्शन वर्सन हो सकती है आप उनको करेंगे, वो वही हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो हमारी मदद के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो आप उस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगे। तो ये मुश्किल नहीं है, ये चीज़ आपको सिर्फ पिक करने की चीज़ है, ठीक है। और ईसीजी में आम तौर पे इसी किस्म की चीज़ें आती हैं। आपको फ्लटर है तो फ्लटर वेव्स आपको नजर आ जाएंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन है, बिजार है, पी वेव पिक नहीं हो रही, रेट जो है वो नहीं आपको समझ आ रहा, तो वो आप मोस्ट प्रोबेबली वो एट्रियल फिब्रिलेशन है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का आपको पता ही है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है उसमें ब्रॉड कॉम्प्लेक्स वेव्स होती हैं। एसवीटी, हाँ एसवीटी में मिस कर गया। एसवीटी में क्या करते हैं, कैरोटिड साइनस मसाज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो वेगल मैनूवर्स हैं वो करते हैं। उसके बाद आप उसमें अनस्टेबल है तो आपने उसको उससे कार्डियोवर्जन करनी है। अगर स्टेबल है तो आपने उसमें एडिनोसिन देनी है, 6 मिलीग्राम देनी है, फिर 6 मिलीग्राम देनी है, फिर 12 मिलीग्राम। अगर इसमें देखें ACLS की गाइडलाइंस तब्दील होती रहती है, 2020 का मैंने ACLS नहीं किया। अगर किसी को इसमें कोई हो तो आप उसको उसी में रेफर करें, मेरी बात को ना कोट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो बेसिकली ये एसवीटी की बात हो गई, VT की बात हो गई, एट्रियल फिब्रिलेशन की बात हो गई। फिर ड्रग्स आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, सेकंड लाइन कौन सी होती है। तो यही सारे कॉमन चीज़ें हैं। एमेडोरोन के बारे में पूछ सकते हैं कि एमेडोरोन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, एमेडोरोन क्यों सिंगल डोज में दी जाती है, एमेडोरोन के किस जगह पे एक्ट करती है। बाकी बेटा ब्लॉकर्स हैं, वेरापामिल है, प्रोपेनामाइड है, हाँ एंटीकोएगुलेशन इन एट्रियल फिब्रिलेशन वो चैट-बैक स्कोर के जरिए होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो तो हम रिस्क फैक्टर्स के अंदर भी देख चुके हैं, ठीक है। तो ECG के मामले में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। जी सर अमायोड्रोन का डोज, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है ना, इस वजह से उसको एक सिंगल डोज में दिया जाता है। 300 मिलीग्राम दे के उसको 900 मिलीग्राम ओवर 24 आवर्स दे के और उसके बाद आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही दवाई फिरती रहती है। उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इससे थायराइड डिसफंक्शन होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है, लिवर डिसफंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हैं
इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने एक सेशन पूरा किया था, वो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है उसकी, ऑक्सीजन जो है ना थेरेपी पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन थेरेपी में बेसिकली क्योंकि एयरवे से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, एयरवे से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें, उनके बारे में एक तो मैंडेटरी है, एक से ज़्यादा स्टेशन आ सकते हैं, चाहे वो आपके नेजल कैनुला, फेस मास्क जो है, हाई फ्लो नेजल और बाईपैप और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यानी कि, ठीक है। उसके बाद आपकी वेंचुरी मास्क वो, या फिर जो एयरवे से रिलेटेड जो मैनिपुलेशन के इक्विपमेंट हैं, चाहे वो डिफरेंट ब्लेड्स ऑफ लेरिंगोस्कोप्स हैं, चाहे वो ग्लाइडोस्कोप है, वीडियो लेरिंगोस्कोप है, अवेक फाइबर ऑप्टिक के ऊपर पूरा स्टेशन आ सकता है कि अवेक फाइबर ऑप्टिक कैसे करेंगे, आपने इंडिकेशंस आपको आनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आनी चाहिए, एयरवे को एनेस्थीसिया कैसे देना है, ठीक है। ये अगर कोई भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन बेसिकली ये है कि आपने एयरवे को एनाल्जेसिया देना है, आपने एंजियोलिसिस थोड़ी सी बहुत आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जो है वो एंटीसैलोगॉग देना पड़ेगा, और आप उसमें प्लेजेट्स रख सकते हैं। आपने नेजल अगर कर रहे हैं नेजल रूट से, तो आपने नेजल को भी करना है, आप उसके अंदर नेबुलाइजेशन बता दें, लाइडोकेन की नेबुलाइजेशन बता दें, लाइडोकेन के गार्गल्स बता दें। उसके बाद जो है वो आप इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक्स भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये नेबुलाइजेशन और गार्गल्स है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नर्व्स आपने वैसे ब्लॉक करनी होती है, सुपीरियर लेरेंजियल होती है, ग्लोसोफेरेंजियल होती है, रिकरेंट लेरेंजियल होती है, स्प्रे एज यू गो की कैसी टेक्निक होती है, इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक्स क्या लैंडमार्क्स होते हैं, उनको बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको हर जगह पे कितनी वैसे डोज देते हैं। और हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि 1% एक स्प्रे में कितना होता है और 1 ml में कितना होता है। अगर 10% है तो 100 मिलीग्राम पर ml है, अगर क्या नाम है उसका 10% है तो 100 मिलीग्राम पर ml है, अगर 4% है तो 40 मिलीग्राम पर ml है। तो आपको यूजुअली एक जो ml है उसमें यूजुअली 10 स्प्रेज होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप तो स्प्रे के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर डोज इसमें रिलेटिवली ज़्यादा होती है, 9 up to 9 मिलीग्राम पर kg तक आप दे सकते हैं। तो आपने सेफ डोज कैलकुलेट करनी है और आपने उसमें इस तरीके से करना है, ठीक है। अब एक फाइबर ऑप्टिक के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, डिफिकल्ट एयरवे के जो आपको ने जो नेजल कैनुला और फेस मास्क में सबको आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि नेजल कैनुला से कितना मैक्सिमम FiO2 आ सकती है, फेस मास्क से कितनी % आ सकती है, फेस मास्क में रेजरवायर बैग से क्या हो सकता है, वेंचुरी मास्क की क्या इंडिकेशन होती है। तो नेजल कैनुला ये है कि उससे आप मैक्सिमम 45% दे सकते हैं, उसके बाद क्रस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, और एडवांटेज ये है कि ज़्यादा बेहतर होता है, पेशेंट ओरली ले सकता है, ठीक है, ज़्यादा टॉलरेबल होता है। लेकिन नेजल एयरवे को आप नेजल उसको नेजल म्यूकोसा को ड्राइनेस हो सकती है उससे, ठीक है। उसके बाद फेस मास्क जो है वो ऑर्डिनरी जो फेस मास्क होता है उससे भी 45% 50% तक आप दे सकते हैं। जो रेजरवायर बैग से 50% तक दे सकते हैं। जो रेजरवायर बैग विदाउट रीब्रीदिंग बैग वॉल्व होता है उसमें आप थोड़ा सा और परसेंटेज दे सकते हैं। और अगर जो फेस मास्क विद रेजरवायर बैग विद नॉन रीब्रीदिंग वाल्व होता है उसमें इवन अप टू मोर देन 90% तक दे सकते हैं। वेंचुरी मास्क में भी ये होता है कि अगर एक पेशेंट जिसमें आप एक स्पेसिफिक % ऑफ और ऑक्सीजन देना चाहते हैं तो वो आप यूज करते हैं वेंचुरी मास्क, ठीक है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर भी जिन लोगों ने नहीं पहले वो सुना या नहीं सुना है, नहीं तो आप वो एयरवे से रिलेटेड जो है वो जरूर अच्छी तरीके से कर ले, ठीक है। उसके बाद नेजोफेरेंजियल एयरवे क्या होते हैं, ओरोफेरेंजियल एयरवे क्या होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस, या आपको उसके बारे में डिफरेंट टाइप्स के बारे में पूछ सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन कौन सा होता है, सेकंड जनरेशन कौन सा होता है, उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं। एक अभी जो 2 दिन पहले मैंने सवाल पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन LMA एंड एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन, उसके अंदर एस्पिरेशन का रिस्क रहता है लेकिन लेस हीमोडायनेमिक स्ट्रेस होता है। इवन you may pass it without muscle relaxation but it is not mandatory, आप दे सकते हैं muscle relaxant। कितने प्रेशर तक, 15 से 20 तक जो सेकंड जनरेशन है या आईजेल है उसमें 15 से 20 तक का आपको एयरवे प्रेशर हो सकता है। एडवांटेजेस ये हैं कि आपने उसमें एयरवे की मैनिपुलेशन कम होगी, लेरिंगोस्कोप यूज नहीं करेंगे तब। लेकिन बहरहाल ये कि वो एक ज़्यादा अगर होगा या उसकी फिट नहीं होगा तो उसमें एरोफेजिया भी हो सकता है, उसके अंदर एडिमा भी हो सकता है, उसके अंदर एस्पिरेशन का भी रिस्क होगा, ठीक है। फेस मास्क के जरिए भी आप एनेस्थीसिया दे सकते हैं। फेस मास्क में जो भी है वो भी आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन में फिर उसके बाद आपसे उसके बाद अगला जो है वो क्रिकोथेरेटमी और ट्रेकियोस्टमी और उसमें है, तो आपको परकुटेनियस का पता होना चाहिए कि
कैसे नीडल क्रेकोथेरेटमी किस तरह की जाती है, और ट्रिकोस्टमी के क्या इंडिकेशंस होती हैं, ट्रिकोस्टमी की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ट्रिकोस्टमी को किस तरह से डीकैनुलेट किस तरीके से करते हैं। एक ट्रिकोस्टमी की ड्रिल है, वो मुझे इस वक्त ज़बानी याद नहीं है, वो आप ज़रूर देख लें कि ब्लॉक्ड ट्रिकोस्टमी को किस तरह से डील करते हैं, ब्लॉक्ड ट्रिकोस्टमी को किस तरह डील करते हैं। मुझे एग्जैक्टली वो एल्गोरिथम याद नहीं है, लेकिन वो आप ज़रूर पढ़ लें ब्लॉक्ड ट्रिकोस्टमी का। ठीक है सर, ये जो ETT होती है, हाँ। इसके जो बलून हम इन्फ्लेट करते हैं, इस ये जो बलून है ये बेसिकली एयरवे को पैटर्न रखने के लिए जो करते हैं, या एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है? सर ये MCQs में आया था और ये 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से मुझे 2 याद है। एस्पिरेशन को प्रोफिलैक्सिस के लिए होता है। एयरवे को पैटर्न कैसे रखेगा मेरी बहन? सर बलून इन्फ्लेट कर रहे हैं ना, तो नहीं इंट्यूबेट कर रहे हैं तो हाँ नहीं। अच्छा, तो उसका आपका ख्याल से नॉर्मल मरीजों में सारों में जो है वो पैटर्न नहीं रहता? नो इन सेंस सर एनेस्थीसिया दे दिया ना, तो टंग कोलैप्स है सब चीज, हाँ इस तरह से। नहीं, वो तो एरिया देखे ना आप, एंडोट्रेकियल ट्यूब तो यानी बेस्ट आंसर यही है। बेस्ट आंसर इसका एस्पिरेशन की प्रिवेंशन फ्रॉम एस्पिरेशन, रिड्यूस द चांसेस। क्या इसके साथ भी एस्पिरेशन हो सकती है? इसके साथ भी एस्पिरेशन हो सकती है, इट्स नॉट मैंडेटरी। ये कोई 100% प्रिवेंटिव, इट रिड्यूसेस द चांसेस। लेकिन सर इसमें बेस्ट आंसर यही था, बेस्ट आंसर इसके अंदर यही था। ठीक है सर, क्या 4 ऑप्शन मुझे बाकी कितनी 2 ऑप्शन याद नहीं है जी, लेकिन इसी के आगे पीछे थे। ठीक है, तो एयरवे से रिलेटेड बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद ABGs हम कल करेंगे, ABGs और एक्सरे कल हम शुरू ABGs और एक्सरे से करेंगे। ठीक है, और सर एक ही दिन में ABG और एक्सरे कैसे हो सकता है? हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, एक ABG रख ले, एक उसके साथ इसी टाइम पे ओके 3 to 5। ठीक है, अब 15 मिनट रह गए हमारे पास। अगर कोई चीज टॉक्स में और कोई स्टेशन देखें जो होता है ना, उसके अंदर जो मॉनिटरिंग में जो चीज आती है ना, वो आपसे यूजुअली इसी किस्म की चीजें पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने एक दफा पहले डिटेल वर्किंग प्रिंसिपल पूछते हैं सर। वर्किंग प्रिंसिपल, पल्स ऑक्सीमेट्री का क्या होता है, एंटाइडल CO2 का क्या होता है, इंट्रा ऑपरेट जो इंट्रा आर्टीरियल वेव फॉर्म है उससे क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है सर, बर्नौली प्रिंसिपल, वेंचुरी वाला, बर्नौली प्रिंसिपल का क्या एप्लीकेशन होती है? सर ये वेंचुरी है ना, वेंचुरी पे अप्लाई होता है। नहीं, क्या कहाँ पे यूज होता है? सर ये जो वेंचुरी हम यूज करते हैं ना, तो उसका वो जो नैरो वाला हिस्सा होता है ये उस पे अप्लाई होता है। सर ये वेंचुरी मास नेबुलाइजर्स और सक्शन मशीन पे यूज होता है, बर्नौली प्रिंसिपल रखता है और वेंचुरी डिवाइस पे यूज होता है, और वेंचुरी मास पे नेबुलाइजर्स और सक्शन मशीन। इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है? When a fluid or gas passes through a constriction, its kinetic energy increases and potential energy decreases, and it follows the law of conservation of energy, that energy remains the same, it changes from one form to another form. नहीं, ये तो आपने आधी बात बता दी ना। अब इसमें वेंचुरी को कैसे फिट करेंगे? When it passes through a वेलोसिटी भी आती है, वेलोसिटी भी आती है। एक सेकंड उसको बताने दो। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज है। वो सिर्फ एक छोटी सी बात रह गई, जब वहां पर प्रेशर ड्रॉप होता है तो वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। नहीं, इट कैन एंट्रेन। जब कंस्ट्रक्शन में गई तो वहां पर, ओके ठीक है, जब वो वहां पर जब वाइड कंस्ट्रक्शन से बाहर निकलती है तो वहां पर एंट्रेनमेंट होती है। ठीक है, तो वहां पे प्रेशर ड्रॉप हुआ होता है। ठीक है, ये मुझसे इसका पूछा था IBP का। हाँ, उसका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, उसका दिमाग में ही नहीं आया। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है प्रिंसिपल, और उससे क्या पल्स ऑक्सीमीटर का क्या होता है? आर्टीरियल लाइन पे पल्स ऑक्सीमीटर का प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ऑक्सीमेट्री, जो कि बेयर लैम्बर्ट लॉ फॉलो करता है। हां, बेयर लैम्बर्ट। नहीं, एक सेकंड, क्या होता है पल्स ऑक्सीमेट्री की, क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है? सर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यानी बेयर लैम्बर्ट लॉ, जो बेयर्स लॉ होता है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वो उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी, और लैम्बर्ट लॉ जितनी ज्यादा थिकनेस होगी या पाथ जितनी ज्यादा है, जितनी, हाँ पाथ लेंथ, सॉरी सर, पाथ लेंथ
जितना लेंथ पास करेगा लाइट। सर मैं बताऊं? जी जी। सर ये पल्स ऑक्सीमेट्री में ये प्रिंसिपल होता है कि लैम्बर्ट बियर लॉ अप्लाई होती है कि अमाउंट ऑफ जो एब्जॉर्ब लाइट जितनी अमाउंट हो रही होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। इसका एक फॉर्मूला है A = ELC। दैट मींस कि अगर जितनी भी एब्जॉर्प्शन हो रही है सोल्यूशन की, या हम जो ब्लड की कह रहे हैं इंफ्रारेड और दो लाइट्स हैं, रेड एंड इंफ्रारेड, तो जो जितनी भी कंसंट्रेशन उसकी होगी वो उसी के हिसाब से जो है एब्जॉर्बेंस देगी। तो ये रूल जो है पल्स ऑक्सीमेट्री में अप्लाई होता है। ये पल्स ऑक्सीमेट्री में ये जो सारी आप बातें बता रही हैं ये एक हिस्सा है, क्या इसमें इसके अलावा दूसरा हिस्सा भी होता है? जी सर, एक और भी होता है ऑक्सीमेट्री। वन टेक्निक इज ऑक्सीमेट्री एंड द अदर इज प्लेथिस्मोग्राफी, जो कि जिसमें कि फिंगर से ब्लड फ्लो देखते हैं और वॉल्यूम ऑफ आर्टीरियल ब्लड जो है हर पल्स बीट में जितना भी आर्टीरियल पल्सेशन हो रही है वो आइडेंटिफाइड होती है। जी, बेसिकली आपने बोला ना टेक्निक, ये टेक्निक नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीमेट्री एंड प्लेथिस्मोग्राफी। यस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीमेट्री एंड प्लेथिस्मोग्राफी। प्लेथिस्मोग्राफी प्लेथिस्मोग्राफी को कैसे डिफाइन करेंगे? प्लेथिस्मोग्राफी इज इट इज द सर मैं बताऊं? जी जी बताइए। जी सर, इट इज द मेथड इन व्हिच द आर्टीरियल pulsations are identified and the measurement of changes in finger blood flow is maintained, and it is a non-invasive measurement in which the volume of the arterial blood during each pulse beat is monitored. हाँ जी, यही आती है। नहीं बिल्कुल ठीक है। आप इसको रट्टा मारने के बजाय ये पल्सेटाइल फ्लो को देखता है, बस इतना एग्जाम में आपने अगर इतना भी बता दिया तो दैट इज एनफ, आपने उसमें उसको जस्टिफाइड कर लिया, ठीक है। और उसके अंदर फिर होता है कि लिमिटेशंस क्या होती हैं, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ पल्स ऑक्सीमेट्री? सर लिमिटेशन यही होंगी कि वो फॉल्स रीडिंग ले देता है इन सर्टेन कंडीशंस। अगर लाइट बहुत एम्बिएंट लाइट बहुत ज्यादा हो तो वो गलत रीड कर सकता है, और अगर पेशेंट कोल्ड हो, हाइपोथर्मिक हो, तो वो फॉल्स रीडिंग देगा, ग्राफ नहीं बनेगा। अगर below 70% saturation हो तो वो not the saturation remains not reliable, reading is not reliable, and carboxyl false high reading देगा, मेथिओग्लोबिनीमिया में false low reading देगा, and नेल पॉलिश हो, नेल कलर हो, हिना हो, उसमें वो false reading देगा। ठीक है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होगा? सर फॉल्स हाई रीडिंग देगा। फॉल्स हाई, वजह? सर इसलिए कि वो ना इसमें जो है तो दो उसकी लाइट 960 और 660 940, तो वो दोनों लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है उस वक्त हेमोग्लोबिन। नॉर्मली जो है तो वो जो है तो इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो कार्बोक्सी उसमें मेथिओग्लोबिन होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो उसमें दोनों। आप इतनी लंबी कहानी सुना रही हैं, इसमें एक्यूरेट बात आपने नहीं बताई। तो सर उसकी वजह से जो है तो वो फॉल्स रीडिंग देता है। नहीं, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, इतनी लंबी कहानी सुना के। दोनों फ्रीक्वेंसी उसको एक जैसी लाइट अब्जॉर्प्शन होती है, ये इतना सा आंसर है। कार्बन मोनो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की एक जैसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसलिए जो नॉर्मल को पल्स ऑक्सीमीटर है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है। आप थोड़ी सी ना नुसरत इस चीज पे तवज्जो दो कि जो आप स्टार्ट लेती हो ना, तो आप इररेलेवेंट बातें करके कम से कम 5 से 10 सेकंड बिला वजह जाया कर देती हो। ये कोशिश करो कि टू द पॉइंट आंसर बोलो, सोच लो, वो खामोशी विल बी बेटर। अगर आप यही चीज सोचने में लगा दो ना, वो जो है करने के बजाय, तो वो आंसर आपका ज्यादा बेहतर आएगा। समझ आई? पहले सोचो फिर आंसर दो। ये वाइवे के अंदर ये ज़हन में रखें बात, जो आपको उन्होंने डाटा दिया है आप उसको डाटा को लिखें शॉर्ट हैंड में। जाहिर बात है पूरी लंबी कहानी नहीं लिख सकते, लेकिन वाइवे के अंदर आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उनसे मांग लें। ये एक इंसान की ह्यूमन होती है, जब आप 1 सेकंड में या 2 सेकंड में आप उसका कुछ भी गंदा कुछ भी लिखेंगे ना, तो वो आपको रिकॉल करने का टाइम मिल जाएगा उस दरमियान में, ठीक है। तो ये बैड इंप्रेशन है, बैड इंप्रेशन, और खुद भी आप कंफ्यूज हो जाती है
कि आपने क्या बोलना है, क्योंकि आप जल्दी से बोलना शुरू कर देती हैं, फिर बोलना शुरू कर देती हैं तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो जो सही चीज है वो भी आप मिस कर जाती हैं। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान करें। सारा का स्टाइल देखो, गलत भी बता रही होती है ना तो कॉन्फिडेंस से बोल रही होती है, बोलना शुरू कर देती है। ऐसे ही है ना सर? ये बेइज्जती है या तारीफ? ये सर दोनों। वहां पे मैं कॉन्फिडेंस लूज कर दूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं नहीं नहीं, वो इसमें पंजाबी में ना, लाहौर में बिल्कुल जो बहुत फ्रैंक दोस्त होगा ना तो उसको ये कहेंगे कि कभी भी मुंह से बुरी बात नहीं निकालनी चाहिए। इसमें कहते हैं बंदे की शक्ल चंगी ना होते गल ते चंगी करे ना, समझ आई बात? इंशाल्लाह। तो इसलिए कभी भी मुंह से गलत बातें नहीं निकालनी। मैंने कहा ना, शीशे के सामने सारों ने ये कहना है कि आई एम अ लायन, ठीक है? शीशे के सामने खड़े होके आप सब लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ज़ुहैब आपने भी करना है ये, ठीक है? आयशा पता नहीं, आयशा अपने माइक को ना तो पानी के अंदर डालो ताकि थोड़ी आवाज निकले। 1 घंटा 50 मिनट गुजर गए, तुम्हारा माइक ही नहीं ठीक हुआ। ठीक है भाई, अच्छा भाई, चलें इंशाल्लाह जो चीजें रह गई हैं कल इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन, और जो बाकी चीजें रह गई। जी 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 सर, मेरी वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए चलें, दोबारा मुझे ज्वाइन किया मैंने। कोई बात नहीं, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। कोई भी चीज आपको समझ ना आए, कल तक का जो टाइम है वो टॉक्स के रेफरेंस से रखें आप लोगों को। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑस्की की बुक्स का पूरा फोल्डर है, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन उसके अंदर प्लीज़ पुराने स्टेशंस भी हैं, उसके अंदर पिक्चर्स भी हैं, क्योंकि पहले ज़माने में तो पिक्चर्स का चक्कर नहीं होता था तो बहुत सारी चीज़ों की बचत हो जाती। अब तो वो किसी भी चीज़ की पिक्चर लगा के आपको वाइवा ले सकते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ जितने भी इक्विपमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं इंटरनेट पे सर्च करें, इंटरनेट के ऊपर उनकी पिक्चर्स देखें, क्योंकि वो कोई भी चीज़ ऐसी जो कि नहीं भी अवेलेबल है ना, वो उसकी भी पिक्चर लगा के वो आपसे स्टेशन बना सकते हैं, ठीक है? सर वो प्रेशर रिलीफ वैल्व भी उन्होंने रखा था आईएमएम में एक मर्तबा। हाँ जी, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई भी, तो वो उसके अंदर बहुत सारी इस किस्म की चीज़ों की कलेक्शन है, उसके अंदर ऑस्की की बुक्स भी हैं, बहुत सारी बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सिस्टम में बहुत एक्सट्रीम बेसिक साइंसेस नहीं पूछा जाता, लेकिन उसके अलावा जो छोटे छोटे सिनेरियोज के लिए आपके पास बहुत टाइम है, कल तक के लिए प्लीज कोशिश करें, उसको स्क्रॉल करें, उस लिंक को मैं अभी सब लोगों को भेज देता हूँ, उसके अंदर स्क्रॉल करें, उसके अंदर ECGs हैं, उसके अंदर ABGs हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं, ऑस्की की बाकायदा बुक्स हैं, तो आप उसमें से जो जो चीज़ें, कोई चीज़ ना समझ, कुछ हमारे सिस्टम में नहीं आ सकती चीज़ें, उनको छोड़ दें, जो चीज़ आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में आ सकती है वो ज़रूर आप करें। तो पहला जो मैंने ब्रेकिंग सेंटेंस किया था वहीं से मैं कर रहा हूँ कि ऑस्की जो है वो हर उस चैलेंज को जो इंट्रा ऑपरेटिवली पेरी ऑपरेटिव पीरियड में एक एनेस्थीसिया के रेजिडेंट को चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, in the form of any evaluation, in the form of any anticipation, in the form of any investigation, in the form of any communication, ये आपका ऑस्की है, ठीक है? तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि मैं जो बता सकता हूँ मैंने बताया, बाकी अगर कोई कमी बेशी हो गई है तो उसके लिए माजरत खाऊं, कल इंशाल्लाह करें। प्लीज़ अब थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, और प्लीज़ जूनियर्स जो हैं खुदा के लिए आखिरी दिन तक काउंसलिंग में ना करें कि वहाँ पर चीज़ों को आपको प्रॉब्लम हो, मेक इट योर हैबिट, ठीक है? आप लोग जो यकीन करें, ये अगर आप लोग पहले से ये प्रैक्टिस करते रहे, 15-20 तो सिनेरियोज हैं काउंसलिंग के लिए। इसी तरीके से ECG मैंने जो बताई है, मैंने आपको कोई मुश्किल चीज़ नहीं बताई, क्योंकि मुश्किल चीज़ का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर लोग क्या करते हैं, लोग ECG में PhD करते हैं, ABGs में PhD करते हैं, एक्सरे में PhD करते हैं, तो PhD करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप लोग मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें कुछ ECG की भी बुक्स हैं, एक्सरे की भी बुक्स हैं, कुछ उसके हैं, तो वो आप लोग उसको करें, उसको पिक करें, सारी कॉम्प्लिकेशंस करें, वो आपका हॉस्पिटल में भी कवर हो जाएगा, वो आपका टेबल वाइवा में भी कवर हो जाएगा, ठीक है? और वो खोल लीजिएगा, कोई मुझे ये ना मैसेज करे कि सर वो लिंक नहीं खुल रहा। अगर वो लिंक ना खुले तो वो मोबाइल को पानी में डाल दीजिएगा, क्योंकि और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद मोबाइल पानी में जाने से लिंक खुल जाए, ठीक है? दिस शुड नॉट बी आंसर कि लिंक नहीं खुल रहा, लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन whosoever is listening should open and see the link, ठीक है? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सर वो उस हेलो जी 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 सर, जी, वो उस नर्स का नाम तो बताया ना जिससे कहा था कि चिल्ली तो इन्हें पहले फाड़ दी थी। आई एम सॉरी,
सर वो आप जो काउंसलिंग स्टेशन में आपने कहा कि मुझे तो नर्स ने कहा है कि आपकी झिल्ली तो कब से फाड़ दी है सर उसका नाम तो बताएं। नहीं कोई ऐसी चीज नहीं है। क्योंकि सर वो झिल्ली फाड़ी उसने देखी हमने ना देखी, बड़ी हैरत की बात है। नहीं असल में बेसिकली ड्यूरा पंक्चर अगर हो जाता है ना तो लिटा देते हैं। हाँ ये वाली बात मिस हो गई है, जब ड्यूरा पंक्चर हो जाता है तो फौरन मरीज को लिटा दिया जाता है, और अगर दोबारा अटेम्प्ट करनी हो तो वो लैटरल पोजीशन में की जाती है। ठीक है, ये कौन ये बात कर रहा है? अगर ड्यूरा पंक्चर हो जाता है ना तो ड्यूरा पंक्चर के बाद फौरन बाद लिटा देते हैं मरीज को। ठीक है, तो एक्चुअली पेशेंट को उस वक्त बताना चाहिए कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गई है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो। ठीक है, और लैटरल पोजीशन में करने का एक ये फायदा होता है कि अगर आप बिठा के दोबारा स्पाइनल लगाएंगे तो लीकेज बढ़ेगा। जब आप लैटरल पोजीशन में करेंगे तो लैटरल पोजीशन के अंदर जो लीकेज है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है सर, ओके जी, अस्सलाम थैंक यू सर।